चाहे कि मकड़ी है उसे पीकॉक क्यों कहते हैं? या फिर मधुमक्खियां मतलब हनी बीज अपने दोस्तों को खाने का पता बताने के लिए कौन सा स्पेशल डांस करती हैं? Sounds crazy, right? हाँ हाँ बिल्कुल, ये यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक्चुअल क्वेश्चंस हैं दोस्त। Exactly. ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है बल्कि नेचर के हिडन सीक्रेट्स हैं। Exactly. तो चलो आज इन्हीं सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी डाल दो बिकॉज ये सेशन लेजेंडरी होने वाला है। आज हम एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी के 30 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एकदम चीर फाड़ करने वाले हैं। राइट। हम पीकॉक टरांचुला के VIBGOR कनेक्शन से शुरू करेंगे, फिर पॉइजनस फ्रॉग्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, मशरूम्स के मेडिसिनल सीक्रेट्स जानेंगे और इंडियन एलिफेंट्स के फैमिली स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। एग्जैक्टली फ्रॉम पाइडी इंसेक्ट्स टू जायंट मैमल्स, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग जर्नी होगी। सो सीट बेल्ट लगा लो, लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला सवाल स्ट्रेट फ्रॉम यूपीएससी CSE 2025 पेपर। लेट्स डू इट। Micro theme, species characteristics and habitat. Question. Regarding peacock tarantula, Guti tarantula, consider the following statements. 1. It is an omnivorous crustacean. 2. Its natural habitat in India is only limited to some forest areas. 3. In its natural habitat, it is an arboreal species. Which of the statements given above are correct? Options है A. I only, B. I and 3, C. 2 and 3, D. 2 and 3. ओके, तो सबसे पहले गूटी टरांचुला है क्या? इसका साइंटिफिक नाम है पोइसलोथेरिया मेटालिका। Poecilotheria metallica. Got it. हाँ, और इसका नाम पीकॉक इसके वाइब्रेंट ब्लू कलर की वजह से पड़ा है, बिल्कुल मोर पंखी नीला, समझे? Wow, okay, so it's a beautiful spider. बहुत। इमेजिन करो, आंध्र प्रदेश के एक घने जंगल में पेड़ों पर रहने वाली एक खूबसूरत नीली मकड़ी। वो जमीन पर नहीं, पेड़ों के हॉलोज मतलब खोखले तनों में रहती है। यही है गूटी टरांचुला की लाइफ। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1, इट इज एन omnivorous crustacean. ये तो सरासर गलत है। इसमें दो गलतियां हैं। पहली, क्रस्टेशियंस होते हैं क्रैब्स या प्रॉन्स, टरांचुला के arachnid है, मतलब स्पाइडर फैमिली का। Right, spiders and crabs are fundamentally different. एग्जैक्टली और दूसरी गलती, ये omnivorous नहीं कार्निवोरस है, ये कीड़े मकोड़े खाता है। सो स्टेटमेंट 1 इज कंप्लीटली आउट। तो जैसे ही स्टेटमेंट 1 आउट हुआ, हम ऑप्शंस A और B को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा C और D, जो बाय द वे पेपर में सेम थे। सो आंसर तो I and 3 ही होना चाहिए। परफेक्ट एलिमिनेशन लॉजिक। अब स्टेटमेंट 2 और 3 को कंफर्म करते हैं। स्टेटमेंट 2, लिमिटेड नेचुरल हैबिटेट, ये बिल्कुल सही है। ये स्पीशीज सिर्फ आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न घाट्स के कुछ स्पेसिफिक फॉरेस्ट एरियाज में ही मिलती है। और इसी वजह से ये एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू बी प्रिसाइज। IUCN देता है ये स्टेटस। लिमिटेड हैबिटेट मतलब हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, याद रखना। गॉट इट। और स्टेटमेंट 3, इट इज एन आर्बोरियल स्पीशीज। ये भी एकदम करेक्ट है। आर्बोरियल का मतलब है पेड़ों पर रहने वाला। ये टरांटुला पेड़ों में रहता है, जमीन पर बरो नहीं करता। तो मेमोरी हैक क्या होगा इसका? सिंपल, गूटी पीकॉक टरांचुला इज इक्वल टू ब्लू कलर यानी पीकॉक प्लस आर्बोरियल यानी पेड़ों पर प्लस आंध्र प्रदेश, पीकॉक की तरह ब्यूटीफुल और पेड़ों पर रहता है। सिंपल। कूल ना? मिनी रिकैप, ये एक स्पाइडर है, क्रस्टेशियन नहीं, पेड़ों पर रहता है और इसका घर सिर्फ कुछ खास जंगलों में है। सो ऑप्शन C इज द कंसेप्चुअल विनर। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। लेट्स गो। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन 2 फ्रॉम UPSC CSE 2024, माइक्रो थीम, इंसेक्ट क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन, द ऑर्गेनिजम्स सिकेडा, फ्रॉगहॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर A birds, B fish, C insects, D reptiles. ये सवाल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स अ डायरेक्ट क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। हमें पहचानना है कि ये जीव किस ग्रुप में आते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सिकेडा, वही जो बारिश के बाद झिंगुर जैसी तेज आवाज करता है। बिल्कुल, दैट्स द सिकाडा। पॉन्ड स्केटर को तुमने पॉन्ड्स या शांत पानी पर स्केट करते देखा होगा, पानी की सरफेस पर। हाँ हाँ देखा है। और फ्रॉग हॉपर, जैसा नाम वैसा काम, प्लांट टू प्लांट जंप करता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। बर्ड्स तो हो नहीं सकते, नो फेदर्स, नो बीक। करेक्ट। फिश भी नहीं, क्योंकि फिश पानी के अंदर रहती हैं, गिल्स से सांस लेती हैं। पॉन्ड स्केटर पानी के ऊपर रहता है। रेप्टाइल्स जैसे सांप या छिपकली, क्लियरली वो भी नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन C, इंसेक्ट्स। दिस इज द वन। इंसेक्ट्स की पहचान क्या है? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मतलब टोटल 6 और बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये तीनों सिकाडा, फ्रॉगहॉपर, पॉन्ड स्केटर इंसेक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें कोई पेरिफेरल नॉलेज है जो काम आ सकती है? यस, ये तीनों हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, जिन्हें ट्रू बग्स भी कहते हैं। इनकी खासियत होती है इनके पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स, जिससे ये पौधों का रस चूसते हैं। Interesting. तो मेमोरी हैक, Think of them as the cool bugs of the pond and garden. Cicada is the singer, froghopper is the jumper, or pond skater is the ice skater. All are in. इंसेक्ट्स, सिंपल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन C इज करेक्ट। सी, कितना इजी था, लॉजिक लगाओ, आंसर पाओ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए। अब थोड़ा मैचिंग का खेल हो जाए। क्वेश्चन 3, UPSC CSE 2024, माइक्रो थीम, बायोजियोग्राफी। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1, इंड्री, इंडोनेशिया। 2, elk, Madagascar. 3,
Bonobo, Congo Basin in Africa. How many of the pairs given above are correctly matched? Options A, only one, B, only two, C, all three, D, none. Okay, this is a test of your knowledge about where specific animals are found. Geography plus biology का mix. Let's check each pair. Pair 1, Indri, Indonesia. Incorrect. इंद्री एक तरह का लीमू है और एक गोल्डन रूल याद रखो, दुनिया के सारे वाइल्ड लीमूज सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, मेडागास्कर। Only in Madagascar. Wow. तो इंद्री इंडोनेशिया में नहीं हो सकता. Pair 1 is wrong. What about pair 2? Elk, Madagascar. अगेन इनकरेक्ट। एल्क, जिसे वैपती भी कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया के माउंटेन्स में मिलता है। मेडागास्कर से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो pair 2 is also wrong. That leaves us with pair 3. Bonobo, Congo Basin in Africa. एंड दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोनोबोज, जो चिंपैंजीज के क्लोज रिलेटिव्स हैं, एक्सक्लूसिवली कॉन्गो बेसिन के रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं। दिस इज अ परफेक्ट मैच। तो इन तीनों में से सिर्फ एक पेयर सही है. The answer must be A, only one. बिल्कुल। इसका मेमोरी हैक है एक वर्ल्ड मैप इमेजिन करना। बोनोबो को बी से कॉन्गो सी के पास अफ्रीका में प्लेस करो। सारे लेमर्स को सीधा मेडागास्कर आइलैंड पर लॉक कर दो और एल्क को नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स पर भेज दो। मैप इन योर हेड। Great tip. पेरिफेरल नॉलेज के लिए मैडागास्कर को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली क्योंकि वहां बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज हैं, जैसे लेमर्स। एंडेमिक का मतलब है जो स्पीशीज सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलती है और कहीं नहीं। Perfect. Mini recap. Only the Bonobo Congo pair is correct. So the answer is A, only one. चलो आगे बढ़ते हैं. Question 4, UPSC CSE 2024. ओके। Micro theme, animal behavior and social structure. ये सवाल king of the jungle के बारे में है. With reference to lions, consider the following statements. 1. A lion's pride's territory can be as large as several hundred square kilometers. 2. Both male and female lions roar. 3. Male lions are primarily responsible for hunting. इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स। लेट्स ब्रेक डाउन लायन बिहेवियर। पहला स्टेटमेंट टेरिटरी के बारे में। लायंस बहुत लार्ज टेरिटरीज मेंटेन करते हैं, स्पेशली इन एरियाज जहां प्रे यानी शिकार कम होता है। सो अ टेरिटरी ऑफ सेवरल हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर्स इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है. Statement 2. Both male and female lions roar. I've always associated roaring with the male lion and his big mane. That's a common perception, but it's not entirely true. While male lions have a deeper, louder roar, lionesses also roar. Roaring is a form of communication, to find other pride members, to intimidate rivals. It's a social tool. So statement 2 is also correct. Okay. 2 for 2. अब statement 3. Male lions are primarily responsible for hunting. ये तो मूवीज में हमेशा दिखाते हैं कि शेर शिकार करता है. और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. Actually, the lionesses do the majority of the hunting. वो टीम में काम करती हैं, they are more agile, and they use coordinated strategies to take down prey. Male lions का काम होता है territory defend करना. So statement 3 is incorrect. Wow, that's a big myth busted. So only statements 1 and 2 are correct. Exactly. इसका memory hack. Lions live in a pride, so they are social and proudly proclaim their territory with roars from both genders. और याद रखो, in this pride, the females are the primary providers, यानी hunters. Great. चलो अगले सवाल पर. Question 5. UPSC CSE 2024. Micro theme, toxicology in animals. ये थोड़ा dangerous लग रहा है. हाँ, let's see. Question. Consider the following. 1. Monarch butterfly. 2. Reef stonefish. 3. Golden poison frog. How many of the above are poisonous? ये क्वेश्चन venomous versus poisonous के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. हमने पहले भी डिस्कस किया था. याद है. हाँ, if you bite it and get sick, it's poisonous. If it bites you and you get sick, it's venomous. क्वेश्चन में poisonous पूछा है. Perfect. Let's check. 1. Monarch butterfly. इसका caterpillar milkweed खाता है, जिसमें टॉक्सिन्स होते हैं. बटरफ्लाई इन टॉक्सिन्स को स्टोर करती है. सो अगर कोई प्रेडेटर इसे खाए तो वो बीमार हो जाएगा. इट इज पॉइजनस. ठीक है. 2. Reef stonefish. द रीफ स्टोनफिश इज फेमस एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वेनमस फिश. इसके पास शार्प डॉर्सल फिन स्पाइन्स हैं जो वेनम इंजेक्ट करती हैं. सो ये वेनमस है. लेकिन क्या ये पॉइजनस है? यस. इसका फ्लैश भी टॉक्सिक हो सकता है अगर अजीब तरीके से पकाया जाए. सो यस, इट कैन बी कंसिडर्ड पॉइजनस टू. Tricky. Okay. 3. Golden poison frog. इसके बारे में हमने बात की थी. वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस एनिमल्स ऑन अर्थ. इसकी स्किन पर इतना पॉइजन होता है कि सेवरल अडल्ट ह्यूमंस को मार सकता है. सो इट इज डेफिनेटली पॉइजनस. तो मानक बटरफ्लाई पॉइजनस है, stonefish can be poisonous, और golden poison frog तो है ही. मतलब all 3 have poisonous species. करेक्ट. द आंसर इज ऑल 3. इसका मेमोरी हैक. नेचर में ब्राइट कलर्स जैसे मोनार्क का ऑरेंज या फ्रॉग का गोल्डन येलो अक्सर एक वार्निंग साइन होते हैं. इट्स नेचर्स वे ऑफ सेइंग डोंट ईट मी. Good one. Next, question 6. UPSC CSE 24. Micro theme. Plant origins and biogeography. Question. Consider the following trees. 1.
cashew. 2. Papaya. 3. Red sanders. How many of the above are native to India? ये सवाल फिर से बायोज्योग्राफी पर है, बट फॉर प्लांट्स। कौन है ओरिजिनल देसी? चलो देखते हैं। कैशो, काजू। ये तो बहुत इंडियन फील होता है, गोवा के काजू एंड ऑल। फील होता है पर है नहीं। कैजू इज नेटिव टू नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील। इसे पोर्चुगीज 16th सेंचुरी में इंडिया लाए सॉइल इरोजन रोकने के लिए। सो नॉट नेटिव। वाओ। नेक्स्ट, पपाया यानी पपीता। हर जगह मिलता है इंडिया में। अगेन एन इम्पोर्ट। पपाया इज नेटिव टू मेसोअमेरिका, मतलब सेंट्रल अमेरिका और सदर्न मेक्सिको। ये भी फिलीपींस के रास्ते इंडिया आया। सो पपाया इज ऑल्सो नॉट नेटिव। तो बचा रेड सैंडर्स यानी रक्तचंदन। Right. And red sanders is the only one that is truly native, in fact endemic to India. ये सिर्फ ईस्टर्न घाट्स, स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिलता है। वही पुष्पा वाला। वही। और इसकी स्मगलिंग इतनी इसीलिए होती है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जगह पर ही उगता है। इसका मेंशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी है। सो ओनली वन ऑफ द 3 इज नेटिव। गॉट इट। अब आते हैं एक अजीब से कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन 7 यूपीएससी सीएसई 2024 माइक्रो थीम इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस। क्वेश्चन, which of the following are generally known as parasitoid species? 1. Carabid beetles, 2 centipedes, 3 flies, 4 termites, 5 wasps. ओके, पैरासाइट तो सुना होगा। ये पैरासाइटॉइड क्या चीज है? हाँ वही। पैरासाइट तो होस्ट पर रहता है, उसे मारता नहीं। एग्जैक्टली एक पैरासाइट होस्ट पर रहता है, उसे कमजोर करता है। एक प्रेडेटर अपने प्रे को मारता है। अ पैरासिटॉइड इज अ डेडली मिक्स। ये अपने एग्स किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर देता है। ओके। फिर उसके लार्वे हैच होते हैं और होस्ट को अंदर से ही खाना शुरू कर देते हैं और आखिर में होस्ट मर जाता है। That sounds like a horror movie, जैसे एलियन। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब लिस्ट देखते हैं। कैराबिड बीटल्स और सेंटिपीड्स, ये प्रेडेटर्स हैं, शिकार करते हैं। ठीक है। टर्माइट्स, दीमक। वो डिट्रीटिवोर्स हैं, डेड प्लांट मटेरियल खाते हैं, नॉट पैरासिटॉइड्स। तो बचे फ्लाइज और वॉस्प्स। यस, और इन दोनों में बहुत सी स्पीशीज क्लासिक पैरासिटॉइड्स हैं। जैसे कुछ वॉस्प्स कैटरपिलर्स के अंदर अंडे देती हैं, फिर वॉस्प लार्वा कैटरपिलर को अंदर से खाकर बाहर निकल आते हैं। ग्रूसम। तो फ्लाइज एंड वॉस्प्स यानी sir. ओनली 2 ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। एग्जैक्टली। अब चलते हैं यूपीएससी सीएसई 2023 के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 8 माइक्रो थीम ममेलियन बायोज्योग्राफी। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, marsupials are not naturally found in India. Statement 2, marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators. हमने इससे मिलता जुलता सवाल पहले किया था। स्टेटमेंट आई, मार्सूपियल्स जैसे कैंगरूज या कोआलास इंडिया में नेचुरली मिलते हैं? नहीं, they are mostly in Australia and the Americas. So statement I is correct. बिल्कुल। अब स्टेटमेंट 2, marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators. The word only is a big hint. ये गलत होना चाहिए। सही पकड़े, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मार्सूपियल्स बहुत डाइवर्स हैबिटेट्स में रहते हैं, रेन फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, वुडलैंड्स, सिर्फ मॉन्टेन ग्रासलैंड्स में नहीं। और उनके प्रेडेटर्स भी होते हैं जैसे डिंगोज। So statement I is correct, but statement 2 is incorrect. करेक्ट। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ एक ही मार्सूपियल है, द वर्जीनिया पॉसम। Interesting. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 यूपीएससी सीएसई 2023 माइक्रो थीम एनिमल बिहेवियर diurnal versus nocturnal. How many of the following animals are generally nocturnal or most active after sunset? 1. Lion-tailed macaque. 2. Malabar civet. 3. Sambar deer. डायोनल मतलब जो दिन में एक्टिव हो, नॉक्टर्नल मतलब जो रात में एक्टिव हो। Right. तो पहला है lion-tailed macaque. द लायन टेल मकाक इज अ क्लासिक डायोनल एनिमल। ये दिन में एक्टिव रहता है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। सो ये तो नहीं है। Okay. Second, Malabar civet. मैलाबार सिविट एक बहुत ही रेयर और इल्यूसिव एनिमल है और ये स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल है, रात में ही निकलता है। सो दिस इज वन। ठीक है। और तीसरा Sambar deer. सांबर डियर को नॉक्टर्नल या क्रेपास्कुलर कहते हैं। क्रेपास्कुलर मतलब जो सुबह जल्दी या शाम को, मतलब डॉन एंड डस्क एक्टिव रहता है। सो यस, इट इज मोस्टली एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो Malabar civet और Sambar deer दोनों फिट होते हैं, यानी 2 of the above are correct. सही। अगला सवाल मेरा फेवरेट है। क्वेश्चन 10 यूपीएससी सीएसई 2023 माइक्रो थीम एनिमल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन, which of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? Options है butterflies, dragonflies, honeybees and wasps. इसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, बीज का जीपीएस डांस। हाँ, it's honeybees. उनका कम्युनिकेशन सिस्टम माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल। इट्स सी honeybees. The waggle dance is one of the most sophisticated forms of non-human communication. इसमें 2 टाइप के डांस होते हैं। 2 टाइप के? हाँ, एक है राउंड डांस। ये तब होता है जब फूड सोर्स 100 मीटर से कम दूरी पर हो। इससे डायरेक्शन का पता नहीं चलता, सिर्फ ये कि खाना पास में है। और दूसरा? दूसरा है वैगल डांस। ये तब होता है जब फूड सोर्स 100 मीटर से ज्यादा दूर हो। इससे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों का पता चलता है। कैसे? ये एक फिगर 8 पैटर्न में होता है। बीच में जो स्ट्रेट रन होता है उसका एंगल सन के रिलेटिव फूड की डायरेक्शन बताता है, और जितनी देर तक वो वैगल करती है उतनी दूर फूड सोर्स होता है। इनक्रेडिबल!
It's literally a vector, magnitude and direction. वाह, चलिए आगे. Question 11, UPSC CSE 2023. Micro theme, mycology and its applications. Question, consider the following statements about mushrooms. 1. Some mushrooms have medicinal properties. 2. Some have psychoactive properties. 3. Some have insecticidal properties. 4. Some have bioluminescent properties. How many of these are correct? This question explores the versatility of the fungal kingdom. Let's go one by one. Medicinal properties. Yes, बिल्कुल. Shiitake, reishi mushrooms, or of course penicillin, the antibiotic, came from a fungus. So statement 1 is correct. Say. Statement 2. Psychoactive properties. Magic mushrooms, जिसमें psilocybin होता है. तो ये भी correct है. Correct. Statement 3. Insecticidal properties. ये थोड़ा surprising लग सकता है. हाँ, mushrooms as insecticides. Yes, कुछ fungi ऐसे compounds produce करते हैं जो natural pesticides का काम कर सकते हैं. So 3 is also correct. Wow. और last, bioluminescent properties, glowing mushrooms. बिल्कुल. इसे foxfire कहते हैं. कई स्पीशीज हैं जो अंधेरे में हल्की नीली या हरी रोशनी देती हैं. So statement 4 is also correct. तो चारों statements correct है. The answer is D, all 4. Mushrooms are just amazing. They really are. Next, question 12. UPSC CSE 2023, micro theme, rodent behavior. Question. Consider the following statements about Indian squirrels. 1. They build nests by making burrows in the ground. 2. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. Okay, squirrels. पहला स्टेटमेंट कि वो जमीन में बरो बनाकर नेस्ट बनाते हैं. ये गलत लग रहा है. मैंने तो squirrels को हमेशा पेड़ों पर नेस्ट बनाते देखा है. बिल्कुल सही. स्क्विरल्स पेड़ों पर नेस्ट बनाते हैं जिन्हें ड्रेस कहते हैं. वो ट्विग्स और लीव से बनाते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. ठीक है. स्टेटमेंट 2 कि वो अपना खाना जमीन में स्टोर करते हैं. ये करेक्ट है. इस बिहेवियर को कैशिंग कहते हैं. वो अलग अलग जगह पर नट्स और सीड्स छिपा देते हैं ताकि बाद में खा सकें. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सही. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल. क्वेश्चन 13, UPSC CSE 2023, माइक्रो थीम, एक्सट्रीमोफाइल्स. क्वेश्चन. Some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. Statement 2. Some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. Statement 3. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. ये क्वेश्चन है एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रह सकते हैं. Let's check. Statement I. Above boiling point. Possible है? यस. इन्हें थर्मोफाइल्स या हाइपरथर्मोफाइल्स कहते हैं. ये डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास मिलते हैं. सो स्टेटमेंट आई इज करेक्ट. Wow. Statement 2. Below freezing point. ये भी पॉसिबल है. इन्हें साइक्रोफाइल्स कहते हैं. ये पोलर रीजन्स या डीप ओशंस में रहते हैं. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. Okay. और Statement 3. Highly acidic. pH below 3. यस. इन्हें एसिडोफाइल्स कहते हैं. ये एसिड माइन ड्रेनेज या वॉल्केनिक एरियाज में मिलते हैं. सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट. मतलब तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर ट्रूली एवरीवेयर. They are the ultimate survivors. चलिए अब UPSC CSE 2022 के क्वेश्चंस पर आते हैं. क्वेश्चन 14, माइक्रो थीम, एनिमल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निशन. क्वेश्चन. Which one of the following is a tool-using animal that fashions a stick to extract insects from a hole in a tree or a log of wood? Options हैं A. Fishing cat, B. Orangutan, C. Otter, D. Sloth bear. ये सवाल है टूल यूज इन एनिमल्स के बारे में. डिस्क्रिप्शन है कि एक एनिमल स्टिक यूज कर रहा है कीड़े निकालने के लिए. ये तो बहुत एडवांस बिहेवियर है. बिल्कुल. और इन ऑप्शंस में से द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस बिहेवियर इज द ओरंगुटान. They are known to be highly intelligent and use various tools in the wild, including using sticks to get insects or honey. और बाकी ऑप्शंस, ऑटर्स भी तो टूल यूज करते हैं. Yes, otters use rocks to break open shells, but the specific behavior of fashioning a stick for insects is characteristic of orangutans and chimpanzees. Sloth bears use their claws और fishing cat सीधा hunt करती है. So the correct answer here is B, orangutan. Got it. Next question. Question 15, UPSC CSE 2022. Micro theme, fungi and ethnobotany. Question. Consider the following statements in respect of the Gucci mushroom, sometimes mentioned in the news. 1. It is a fungus. 2. It grows in some Himalayan forest areas. 3. It is not commercially cultivated. Gucci, ये एक बहुत फेमस और महंगा मशरूम है. हाँ, सुना है इसके बारे में. तो स्टेटमेंट 1, it is a fungus. Well, it's a mushroom, so yes, it's a fungus. Correct. ठीक है. स्टेटमेंट 2, grows in Himalayan forest areas. ये भी करेक्ट है. ये हिमालयन फुटहिल्स में स्पेसिफिक कंडीशंस में युक्त है. Okay. स्टेटमेंट 3, it is not cultivated commercially. यहाँ नॉट पर ध्यान देना होगा. और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. गुची को कमर्शियली कल्टीवेट नहीं किया जा सका अभी तक. इसे वाइल्ड से ही कलेक्ट करना पड़ता है. और यही रीजन है कि इतना एक्सपेंसिव है. तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. यस, ऑल 3 आर करेक्ट. चलिए आगे. क्वेश्चन 16, UPSC CSE 2022,
Micro theme, species identification. Question. Which of the following is not a bird? A. Golden mahasir. B. Indian nightjar. C. Spoonbill. D. White ibis. ये एक ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि इनमें से बर्ड कौन नहीं है। ओके, इंडियन नाइटजार एक नॉक्टर्नल बर्ड है। स्पूनबिल की चोंच स्पून जैसी होती है, ये भी एक बर्ड है। व्हाइट आइबिस भी एक बर्ड है। करेक्ट। तो बचा क्या? गोल्डन महासीर। महसीर, ये तो एक फिश है। यस, बिल्कुल। गोल्डन महासीर एक बहुत फेमस फ्रेश वाटर फिश है, जिसे टाइगर ऑफ द रिवर भी कहते हैं। सो द आंसर इज ए, गोल्डन महासीर, बिकॉज इट इज अ फिश, नॉट अ बर्ड। सिंपल इनफ। अगला क्वेश्चन टेक्नोलॉजी पर। क्वेश्चन 17 यूपीएससी सीएसई 2022 माइक्रो थीम कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन। The term biorock technology is talked about in which one of the following situations? इसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी एंड में। हाँ, ऑप्शंस है restoration of damaged coral reefs, development of building materials, identification of areas for salt pan exploration. द करेक्ट आंसर इज ए, रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स। ये काम कैसे करती है? साइंटिस्ट्स पानी में एक स्टील स्ट्रक्चर डालते हैं और उससे एक लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इस करंट की वजह से सी वाटर से मिनरल्स, स्पेसिफिकली लाइमस्टोन, उस स्ट्रक्चर पे जमा हो जाते हैं। फिर उस पर कोरल फ्रैगमेंट्स अटैच कर दिए जाते हैं। Brilliant. Next is question 18 UPSC CSE 2022 एक और मेथड के बारे में। Micro theme, afforestation techniques. Question. The Miyawaki method is well known for the We also talked about this one. Yes. A. Promotion of commercial farming in arid areas. B. Development of gardens using genetically modified flora. C. Creation of mini forests in urban areas. D. Harvesting wind energy on coastal areas. The answer is clearly C, creation of mini forests in urban areas. एक बार फिर से बता दो, ये होता क्या है? ये एक जापानीज टेक्निक है। इसमें एक छोटी सी जगह पर बहुत सारे नेटिव सैपलिंग्स को एकदम पास-पास प्लांट किया जाता है। सनलाइट के लिए कंपटीशन की वजह से वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। Fast forwarded forest. एग्जैक्टली 20-30 साल में एक सेल्फ सस्टेनिंग फॉरेस्ट बन जाता है, जिसे नॉर्मली 100 साल से ज्यादा लगता है। Amazing. Next question. Question 19 UPSC CSE 2022 Micro theme interspecies relationships. Question. Which one of the following is a cultivator of fungi? A. Ant. B. Cockroach. C. Crab. D. Spider. कल्टिवेटर ऑफ फंगाई मतलब कौन सा जीव फंगाई की खेती करता है? खेती, like farming. यस, लिटरली फार्मिंग। और इसका करेक्ट आंसर है ए, एंट। Ants do farming? यस, कुछ स्पीशीज हैं जिन्हें फंगस ग्रोइंग एंट्स या लीफ कटर एंट्स कहते हैं। वो पत्तियां काटकर अपने अंडरग्राउंड नेस्ट में ले जाती हैं। फिर उन पत्तियों पर एक स्पेसिफिक टाइप का फंगस ग्रो करती हैं और फिर उस फंगस को खाती हैं। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। Unbelievable. Ants are farmers. Okay, question 20, UPSC CSE 2022, micro theme, pioneer species. Question, which of the following can survive on a surface without soil? A, fern, B, lichen, C, moss, D, mushroom. Okay, इन सभी में से कुछ सॉइल के बिना रह सकते हैं, but the question is which one is the ultimate survivor on a bare surface, like a rock? I think the answer is lichen. You are absolutely correct. The answer is B, lichen. Lichens are pioneer species. वो ऐसी जगह पर भी ग्रो कर सकते हैं जहां बिल्कुल सॉइल ना हो, जैसे नंगी चट्टानों पर। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइकन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस और एक एल्गा या सायानोबैक्टीरिया का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फंगस स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन देता है और एल्गा फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, इसलिए उन्हें सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे वो रॉक को तोड़कर सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं। द अल्टीमेट कॉलोनाइजर्स। कूल। क्वेश्चन 21 यूपीएससी सीएसई 2022 Micro theme, ethnobotany. Question. Which one of the following is a natural mosquito repellent? A. Congress grass. B. Elephant grass. C. Lemongrass. D. Nut grass. ये एक प्रैक्टिकल एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। Natural mosquito repellent. हमने घरों में सुना है। The answer should be C. Lemongrass. बिल्कुल सही। लेमन ग्रास में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सिट्रोनेला। सिट्रोनेला ऑयल बहुत सारे कमर्शियल मस्कीटो रिपेलेंट्स में यूज होता है, सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव नेचुरल रिपेलेंट। Got it. अब आते हैं फूड चेन्स पर। Question 22 UPSC CSE 2022 Micro theme Food chains and primary producers. Question. Consider the following kinds of organisms. 1. Copepods. 2. Cyanobacteria. 3. Diatoms. Which of the above are primary producers in the food chains of oceans? सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, mostly through photosynthesis, the base of the food chain. एग्जैक्टली। अब इन तीनों को देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, सो दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है। डाइटॉम्स, ये एक टाइप के फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ये भी फोटोसिंथेसाइज करते हैं। इनफैक्ट ये अर्थ के ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर ऑल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स हो गए। यस। What about copepods? कोपोड्स स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं,
मतलब दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स नॉट प्रोड्यूसर्स। तो only cyanobacteria and diatoms are primary producers. करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन 23, यूपीएससी सीएसई 2022, माइक्रो थीम, डिफेंस मैकेनिज्म्स इन एनिमल्स। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स: 1 hedgehog, 2 marmot, 3 pangolin. To reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms rolls up and protects its vulnerable parts? इंटरेस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को एक बॉल में रोल कर लेना। Let's check. Hedgehog, बिल्कुल, जैसे ही खतरा देखता है वो एक स्पाइनी बॉल बन जाता है। करेक्ट। पेंगोलिन। हाँ, पेंगोलिन भी, उसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं और वो भी एक टाइट बॉल में रोल हो जाता है। एग्जैक्टली। अब बचा मार्मट। मार्मेट, ये तो एक लार्ज स्क्विरल जैसा होता है, ये रोल नहीं करता, ये अपने बरोज में भाग जाता है। बिल्कुल सही, मार्मट सोशलाइज करते हैं और खतरा आने पर एक दूसरे को वार्न करते हैं और बरों में छुप जाते हैं। सो hedgehog एंड पेंगोलिन रोल अप, यानी 2 of the above are correct. Great. Question 24, UPSC CSE 2020. Micro theme, feeding mechanisms. Question, which of the following is a filter feeder? A. Catfish, B. Octopus, C. Oyster, D. Pelican. फिल्टर फीडर, इसका क्या मतलब है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी से छोटे-छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके खाता है। परफेक्ट। अब ऑप्शंस देखते हैं। कैटफिश एक स्कैवेंजर है, ऑक्टोपस एक प्रीडेटर है, पेलिकन अपने बड़े पाउच से फिश पकड़ता है। तो बचा ऑयस्टर। यस, ऑयस्टर्स, क्लैम्स, मसल्स, ये सब क्लासिक फिल्टर फीडर्स हैं। वो पानी को अपने अंदर पंप करते हैं और गिल्स का यूज करके फाइटोप्लैंक्टन और दूसरे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ये पानी को साफ करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आंसर इज सी, ऑयस्टर। Now a big one, literally. Question 25, UPSC CSE 2020. Micro theme, Indian elephants. Question, with reference to Indian elephants, consider the following statements. 1. The leader of an elephant group is a female. 2. The maximum gestation period can be 22 months. 3. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. 4. Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. Okay, let's analyze this. Statement 1. Leader of the group is a female. This is correct. Elephant herds are matriarchal. सबसे old और experienced female lead करती है. बिल्कुल. Statement 1 is correct. Statement 2. Maximum gestation period can be 22 months. Gestation मतलब pregnancy period. 22 months seems very long. It is the longest for any land animal. और ये correct है. It's around 18 to 22 months. So statement 2 is also correct. Okay. Statement 3. Calving till the age of 40 years only. ये only यहाँ पे गलत है. While fertility decreases with age, elephants can give birth even in their 50s. So 40 is not the hard limit. Statement 3 is incorrect. ठीक है. Statement 4. Highest elephant population is in Kerala. ये डेटा चेंज होता रहता है, but for a long time, and at the time of this exam, Karnataka had the highest population, followed by Assam and then Kerala. So Kerala is not the highest. Statement 4 is also incorrect. तो सिर्फ statements 1 और 2 correct हैं. सही. चलो अगले सवाल पर. Question 26. UPSC CSE 2020. Micro theme, species and habitat conservation. Question. With reference to swamp deer, Barasingha, which of the following statements are correct? 1. It is a species that thrives well on hard ground. 2. It is exclusively found in Kanha National Park. Okay, swamp deer या बारासिंगा. Statement 1 कहता है कि यह हार्ड ग्राउंड पर रहता है. इसके नाम में ही swamp है, तो ये तो गलत होना चाहिए. Exactly. Its name literally means swamp deer. It is adapted to marshy and swampy grasslands. So statement 1 is incorrect. Good point. Statement 2. It is exclusively found in Kanha National Park. The word exclusively is the trap here. कान्हा नेशनल पार्क ने इसकी पॉपुलेशन को बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, स्पेशली द हार्ड ग्राउंड बारासिंगा सबस्पीशीज. लेकिन ये दूसरी जगहों पर भी मिलता है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क इन यूपी एंड इन असम. सो इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू कान्हा. मतलब दोनों स्टेटमेंट्स गलत है. Yes, both are incorrect. Question 27. UPSC CSE 2020. Micro theme. Ornithology, study of birds. Question. Consider the following. 1. Coppersmith barbet. 2. Grey-chinned minivet. 3. White-throated redstart. How many of the above are generally considered to be birds found in India? ये एक आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बर्ड्स इंडिया में मिलती हैं. Coppersmith barbet मैंने तो देखी है. वो टुक 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 जैसी आवाज करती है. सही. इट्स अ कॉमन बर्ड इन इंडिया. ग्रे चिन्ड मिनीवेट. मिनीवेट्स भी इंडिया में मिलते हैं. ये काफी कलरफुल होते हैं. करेक्ट. और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट. ये हिमालयन रीजन्स में मिलता है. सो ये भी इंडिया में है. तो तीनों बर्ड्स इंडिया में पाई जाती हैं. Yes, all three are found in India. Question 28. UPSC CSE 2019. Micro theme. Forest cover data. Question. Among the following states, which one has highest percentage of its geographical area under forest cover as per the Forest Survey report of that time? Options हैं A. Chhattisgarh, B.
मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। ये डेटाबेस क्वेश्चन है और फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स के साथ चेंज होता है। हमें परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया पर ध्यान देना है, नॉट टोटल फॉरेस्ट एरिया। राइट, परसेंटेजेस की। एट दैट टाइम इन ऑप्शंस में से छत्तीसगढ़ हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज के मामले में छत्तीसगढ़ आगे था। So it's a trick between total area and percentage. बिल्कुल। Question 29, UPSC CSE 2019, Micro Team Wildlife Facts. Question: Consider the following statements. 1. The Asiatic lion is naturally found in India only. 2. The double-humped camel is naturally found in India only. 3. The one-horned rhino is naturally found in India only. ये फिर से ओनली वाला सवाल है। स्टेटमेंट 1, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये करेक्ट है। पहले ये वेस्ट एशिया तक मिलता था, लेकिन अब इन द वाइल्ड ये सिर्फ इंडिया के गिर फॉरेस्ट में मिलता है। करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। डबल हम्प्ड, ये बैक्ट्रियन कैमल है ना? ये तो सेंट्रल एशिया में मिलता है। सही, ये सेंट्रल एशिया के कोल्ड डेजर्ट्स में मिलता है। इंडिया में ये लद्दाख की नुब्रा वैली में मिलता है, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडिया। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके। स्टेटमेंट 3, वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये भी इनकरेक्ट है। इंडिया में इसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, स्पेशली इन काजीरंगा, लेकिन ये नेपाल के तराई ग्रासलैंड्स में भी नेचुरली मिलता है, सो नॉट ओनली इन इंडिया। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ओनली एशियाटिक लायन इज एक्सक्लूसिव टू इंडिया अमंग दीज। सही। और अब आखिरी सवाल, क्वेश्चन 30, यूपीएससी CSE 2019, माइक्रो थीम बायोजोग्राफी, मैचिंग पेयर्स। क्वेश्चन: कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, वाइल्ड लाइफ वर्सेस नेचुरल लोकेशन। 1. ब्लू फिन्ड महासीर, कावेरी रिवर। 2. इरावदी डॉल्फिन, चंबल रिवर। 3. रस्टी स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट्स। ओके, लेट्स मैच। पेयर 1, ब्लू फिन्ड महासिर, कावेरी रिवर। महासीर हमने पहले भी बात की थी, ये कावेरी में मिलती है। Yes, the bluefin mahasir, also called the Deccan mahasir, is found in the Kaveri River basin. So pair 1 is correctly matched. ठीक है। पेयर 2, इरावदी डॉल्फिन, चंबल रिवर। ये गलत है। इरावदी डॉल्फिन एक कोस्टल एंड फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है, और इंडिया में ये चिलिका लेक और सुंदरबंस में मिलती है। चंबल रिवर में गंजेटिक डॉल्फिन मिलती है, इरावदी नहीं। सो पेयर 2 इज इनकरेक्ट। ओके। पेयर 3, रस्टी स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट्स। द रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी वाइल्ड कैट है, और ये इंडिया और श्रीलंका में मिलती है। इसका हैबिटेट काफी वाइड है, और ये ईस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है। सो पेयर 3 इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। तो पेयर 1 और पेयर 3 करेक्ट है। Yes, 2 pairs are correctly matched. Whoa, what a marathon! 30 questions, 30 deep concepts. जरूर। हमने गूटी टरांचुला के नीले रंग से लेकर मधुमक्खियों के वैगल डांस तक, और मिवाकी फॉरेस्ट से लेकर बायोरॉक टेक्नोलॉजी तक सब कुछ कवर कर लिया। तो की टेकअवेज क्या है? नंबर 1, नो योर स्पीशीज। यूपीएससी loves asking about specific animals and plants, उनका habitat, उनका behavior, details matter. Second, understand interactions. पैरासिटॉइड, प्रेडेटर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये सब सिर्फ वर्ड्स नहीं, इकोलॉजिकल रोल्स हैं, इन्हें हील करो। And third, geography is key. Animals कहाँ मिलते हैं, यानी बायोजोग्राफी is a super important theme. मैप पे प्रैक्टिस करो। बिल्कुल। और हमने देखा कि कई स्पीशीज अपने स्पेसिफिक हैबिटेट्स की वजह से एंडेंजर्ड हैं। द मियावाकी मेथड shows we can create mini forests in cities. So here's a thought to leave you with. Okay. Could we use principles from methods like Miyawaki, not just for urban greening, but to create micro-habitats or corridors between fragmented forests to help endangered species like the lion-tailed macaque or red sanders survive? Can human-made nature save natural nature? Think about it. इस पर सोचना जरूर, और अगर ये सेशन दिमाग की बत्ती जला गया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। We'll be back with another deep analysis. तब तक keep learning and stay। सा ऊँट है जो समुद्र में तैरता है और मैंग्रोव्स खाता है। किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन ये 100% सच है। नेचर ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स से भरी हुई है, और यही फैक्ट्स यूपीएससी, सीडीएस और कैफएफ के मतलब फेवरेट हंटिंग ग्राउंड्स हैं। हाँ। तो अगर आप इन ट्रिकी क्वेश्चंस को स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में बदलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। वेलकम। अंदर जाने से पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए और कमेंट्स में रेडी लिखिए। आपकी एनर्जी ही हमारे मिशन को फ्यूल करती है। बिल्कुल सही। और आज हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हम क्वेश्चंस 31 से 60 तक का एक कंप्लीट मतलब गहरा विश्लेषण करने वाले हैं एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी सेक्शन से। राइट। और ये सिर्फ सही आंसर ढूंढने के बारे में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स को इतना मजबूत बनाने के बारे में है कि आप भविष्य में किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो आज का लर्निंग मैप क्या है? हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे लीगल फ्रेमवर्क से शुरू करेंगे। अच्छा। फिर हम भारत के यूनिक फौना जैसे खराई कैमल और गैंगेटिक डॉल्फिन की दुनिया में चलेंगे। मेरा फेवरेट पार्ट। और आखिर में हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ये एक लंबा,
डिटेल्ड और सुपर एनर्जेटिक सेशन होने वाला है। तो कॉफी ले लीजिए, फोकस कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 31 यूपीएससी सीएसई 2019 से। क्वेश्चन है, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया, which one of the following statements is correct? और ऑप्शंस हैं। Waste generator has to segregate waste into 5 categories. The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns, and all industrial townships only. The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. ब्रॉड माइक्रो थीम है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। राइट। आसान शब्दों में ये रूल्स सरकार का मास्टर प्लान है जो हमारे पैदा किए हुए कचरे को साइंटिफिकली मैनेज करने के लिए है। अच्छा। इसका गोल है कचरे को सिर्फ डंप करने से हटकर उसे प्रोसेस करने के सिस्टम की तरफ बढ़ना, जैसे रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और ये रूल्स मतलब हर किसी पर लागू होते हैं, घर से लेकर इंडस्ट्री तक। हर किसी पर, एवरी सिंगल हाउस होल्ड टू द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज। इसका एक बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है ब्लू और ग्रीन डस्टबिन सिस्टम। हाँ बिल्कुल। जब हमें घर पर गीला कचरा मतलब वेट वेस्ट और सूखा कचरा ड्राई वेस्ट अलग करने को कहा जाता है, तो वो इन 2016 के रूल्स का डायरेक्ट ऑर्डर है। एग्जैक्टली। वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी चेन में वो पहला स्टेप है। अब ऑप्शंस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि वेस्ट सेग्रीगेशन 5 कैटेगरीज में करना है। 5? हाँ, और ये क्लासिक ट्रैप है। रूल्स साफ साफ कहते हैं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स 3 मेन स्ट्रीम्स में होना चाहिए। कौन कौन सी? वेट वेस्ट मतलब फूड स्क्रैप्स जैसे बायोडिग्रेडेबल्स, ड्राई वेस्ट मतलब प्लास्टिक, पेपर, मेटल जैसे रिसाइक्लेबल्स, और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जैसे एक्सपायर्ड दवाइयां, बैटरीज, पेंट कैंस। बिल्कुल। तो 5 कैटेगरीज वाला पॉइंट गलत है, ऑप्शन ए बाहर। यहाँ टेक अवे ये है कि ऑप्शंस में नंबर्स पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ग्रेट पॉइंट। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। इसमें ओनली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो यूपीएससी का एक फेवरेट ट्रैप वर्ड है। हाँ, ये कहता है कि रूल्स सिर्फ नोटिफाइड अर्बन एरियाज और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स पर लागू होते हैं। ये तो इनके स्कोप को बहुत कम करके बता रहा है। बहुत ज्यादा। आप ही सोचिए, क्या कचरा सिर्फ शहरों में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन रूल्स का जुरिस्डिक्शन बहुत वाइड है। ये अर्बन लोकल बॉडीज, टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स पर तो लागू होते ही हैं, लेकिन साथ में आउटग्रोथ्स ऑफ सिटीज, सेंसस टाउन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, हाँ, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स और हर एक डोमेस्टिक वेस्ट जनरेटर पर। स्कोप लगभग यूनिवर्सल है। तो ओनली शब्द ऑप्शन बी को डेफिनेटिवली गलत बना देता है। राइट। ठीक है, तो अब हमारे पास सी और डी बचे हैं। सी को देखते हैं। ये कहता है कि रूल्स लैंडफिल साइट्स की पहचान के लिए एग्जैक्ट एंड एलैबोरेट क्राइटेरिया देते हैं। ये तो काफी टेक्निकल और स्पेसिफिक लग रहा है। और ये इन रूल्स का कोर है। बिल्कुल सही है। अच्छा। 2016 के रूल्स एक बड़ा स्टेप अप थे क्योंकि उन्होंने रैंडम अनसाइंटिफिक डंप यार्ड्स बनाने की पुरानी प्रैक्टिस को खत्म किया। राइट। रूल्स में लैंडफिल्स के साइट सिलेक्शन के लिए डिटेल गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे लैंडफिल, आबादी, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट से दूर होना चाहिए। और प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी जरूरी होगा। एग्जैक्टली। ये साइंटिफिक साइट सिलेक्शन पे फोकस करना इसका एक की फीचर है। तो सी हमारा विनर लग रहा है। लेकिन ऑप्शन डी को डबल चेक कर लेते हैं। ये कहता है कि एक जिले का कचरा दूसरे जिले में नहीं ले जाया जा सकता। क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह इलॉजिकल है। क्यों? मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट अक्सर सेंट्रलाइज्ड या रीजनल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पर निर्भर करता है। हो सकता है एक बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 3-4 जिलों को सर्व करता हो। अच्छा, हाँ। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर बैन लगाने से ऐसे एफिशिएंट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इंपॉसिबल हो जाएंगे। रूल्स में ऐसा कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है। परफेक्ट। तो इसके लिए एक मेमोरी हैक, 2016 के रूल्स को वेस्ट के लिए रियल एस्टेट गाइड की तरह सोचें। अच्छा आइडिया है। रियल एस्टेट में सबसे जरूरी चीज होती है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। वैसे ही इन रूल्स का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है लैंडफिल्स के लिए सही लोकेशन ढूंढना। सो रूल्स इक्वल्स टू लोकेशन क्राइटेरिया। बढ़िया। मिनी रिकैप, ऑप्शन ए, बी और डी या तो फैक्चुअली गलत हैं या ओनली और कैनॉट जैसे ट्रैप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी रूल्स के एक सेंट्रल और क्रूशल फीचर को सही सही बताता है। तो आंसर है सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 32, ये भी 2019 का है और ये एक बड़ा टॉपिक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. The Environment Protection Act 1986 empowers the Government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection. 2. It lays down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. Which of the statements given above are correct? ऑप्शंस हैं A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. Okay. यहाँ कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या EPA। इसे भारत में एनवायरमेंट के लिए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है।
हाँ, ये 1984 की भयानक भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बनाया गया था। बिल्कुल, उस ट्रेजेडी ने हमारे एनवायरमेंटल लॉज में सीरियस गैप्स को उजागर किया था और ईपीए को उन्हीं गैप्स को भरने के लिए बनाया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने की वाइड पावर्स देता है। ये तो इंडियन एनवायरमेंटल लॉ की सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी जैसी है। अब स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1 पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करता है। क्या ईपीए इसे सीधे सीधे मैंडेट करता है? ये एक बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट है। क्यों? हालांकि पब्लिक पार्टिसिपेशन आज एनवायरमेंटल गवर्नेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन ईपीए 1986 का टेक्स्ट खुद सरकार को स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए एक्सप्लिसिटली एम्पावर नहीं करता। अच्छा। ये एक्ट ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट को टॉप डाउन पावर्स देने के बारे में है, जैसे रूल्स बनाना, स्टैंडर्ड सेट करना और डायरेक्शंस इशू करना। तो पब्लिक कंसल्टेशन का आइडिया कहाँ से आया? वो बाद में ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ ईपीए के अंडर जारी किए गए नोटिफिकेशंस के जरिए, जैसे कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशंस। तो स्टेटमेंट जैसा लिखा है वो गलत है, क्योंकि वो इस फीचर को सीधे मेन एक्ट से जोड़ रहा है। एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पर सोर्स गलत बताया गया है। समझ गई। ये ऐसा ही है जैसे कहना कि भारत का संविधान हाईवेज पर स्पीड लिमिट बताता है। संविधान सरकार को कानून बनाने की शक्ति देता है, पर स्पेसिफिक स्पीड लिमिट तो मोटर व्हीकल्स एक्ट में है। परफेक्ट एनालॉजी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? ये कहता है कि एक्ट पोल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड्स तय करता है। ये ईपीए का ब्रेड एंड बैटर है। ये इसके कोर फंक्शंस में से एक है। अच्छा, एक्ट का सेक्शन 3 सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एयर, वाटर, सॉइल की क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करे और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए पोल्यूटेंट्स की मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट्स तय करे। जैसे कि एक पावर प्लांट कितना सल्फर डाइऑक्साइड इमिट कर सकता है, वो स्टैंडर्ड ईपीए के तहत आता है। बिल्कुल, तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। ग्रेट। तो इसका मेमोरी हैक, ईपीए को पोल्यूशन का रूल बुक समझें। ठीक है। जैसे एक गेम के रूल्स होते हैं, ईपीए एनवायरनमेंट के गेम में कितनी पोल्यूशन अलाउड है उसके रूल्स सेट करता है। इसका मेन जॉब है फाउल प्ले को डिफाइन करना। EPA इज इक्वल टू इमिशन पोल्यूशन अथॉरिटी। बढ़िया है। मिनी रिकैप। स्टेटमेंट 1 एक क्लेवर ट्रैप है। पब्लिक पार्टिसिपेशन EIA से जुड़ा है, पेरेंट EPA में सीधे मैंडेट नहीं किया गया। स्टेटमेंट 2 एक्ट की एक कोर फंडामेंटल पावर को डिस्क्राइब करता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन B 2 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन 33 2019 से। ये दो इंपॉर्टेंट लॉज को मिलाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 As per recent amendment to the Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. 2. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006, bamboo is minor forest produce. 3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is are correct? ये एक शानदार क्वेश्चन है, हाँ। क्योंकि ये दो की लेजिस्लेशंस के बीच डिस्टिंग्विश करने की आपकी एबिलिटी को टेस्ट करता है। हाँ। पहला है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, जो एक कॉलोनियल एरा लॉ है जिसने स्टेट को फॉरेस्ट पर बहुत ज्यादा कंट्रोल दिया, अक्सर लोकल कम्युनिटीज की कीमत पर। और दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जो एक लैंडमार्क लॉ है जिसे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज करके इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक क्लासिक केस ऑफ ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ। चलिए स्टेटमेंट 1 को एनालाइज करते हैं। ये पुराने 1927 एक्ट में एक अमेंडमेंट की बात कर रहा है, जिससे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट्स मिले। इसकी क्या कहानी है? ये एक बहुत खूबसूरती से बनाया गया ट्रैप है। अच्छा। 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में एक अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन उसने किया क्या? उसने नॉन फॉरेस्ट एरियाज में उगाए गए बैम्बू को ट्री की डेफिनेशन से हटा दिया। इसका पर्पस क्या था? ताकि फार्मर्स अपनी प्राइवेट लैंड्स पर बैम्बू उगा और बेच सकें बिना ट्रांजिट परमिट्स के। इसने फॉरेस्ट एरियाज के अंदर बैम्बू काटने का कोई नया राइट नहीं दिया, वो राइट FRA से आता है। वाओ, तो स्टेटमेंट 1 अमेंडमेंट को गलत कॉन्टेक्स्ट में मिक्स कर रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए ये इनकरेक्ट है। इस एक्ट 2006 को रेफर करते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि FRA बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP के रूप में डिफाइन करता है। हाँ, ये 100% सही है। FRA साफ तौर पर बैम्बू को एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में क्लासिफाई करता है। और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, है ना? बिल्कुल, क्योंकि हिस्टोरिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बैम्बू को कंट्रोल करता था, उसे टिम्बर मान के इंडस्ट्रीज को ऑक्शन करता था और लोकल कम्युनिटीज के पास कोई अधिकार नहीं बचता था। और ये सीधे स्टेटमेंट 3 से जुड़ता है, जो कहता है कि FRA फॉरेस्ट ड्वेलर्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप देता है। करेक्ट, ये FRA का दिल है। एक्ट का सेक्शन 3(1)(c राइट ऑफ ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये कम्युनिटीज को सिर्फ कलेक्शन राइट्स नहीं बल्कि मैनेजमेंट और सेल के राइट्स भी देता है, जो उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर करता है। प्रिसाइजली। तो स्टेटमेंट्स 2 और 3 दोनों सही हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लिए गेम चेंजर है। ठीक है, अब एक मेमोरी हैक। FRA 2006 को ड्वेलर्स के लिए एक फॉरेस्ट ATM कार्ड की तरह सोचें। अच्छा। ये उन्हें उनके ट्रेडिशनल वेल्थ जैसे बैम्बू और दूसरे MFPs को एक्सेस करने का राइट FRA में आर देता है।
जबकि 1927 का एक्ट ऐसा था जैसे बैंक ने वॉल्ट को लॉक कर दिया हो। परफेक्ट। मिनी रिकैप। स्टेटमेंट 1 एक रीसेंट अमेंडमेंट को मिस इंटरप्रेट करता है। स्टेटमेंट्स 2 और 3 फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के कोर प्रोविजंस को बैम्बू और एमएफपी ओनरशिप के बारे में सही सही बताते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी 2 and 3 ओनली। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। लेट्स गो। क्वेश्चन 34, ये भी 2019 का है। कैंपा लॉ के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. As per law, the compensatory afforestation fund management and planning authority exists at both national and state levels. 2. People's participation is mandatory in the compensatory afforestation programs. Which of the statements given above is are correct? ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, जिसे अक्सर कैंपा एक्ट कहते हैं। इसका आइडिया तो सिंपल है। हाँ, अगर कोई कंपनी मान लीजिए एक माइनिंग कॉर्पोरेशन फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना चाहती है, तो उन्हें उस फॉरेस्ट के लॉस की भरपाई करनी होगी। पे इफ यू कट प्रिंसिपल। राइट, ये पैसा एक फंड में जमा होता है और इसे कहीं और अफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाना चाहिए। कैंपा एक्ट इसी मैसिव फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए बनाया गया था। समझ गए। अब स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। ये कहता है कि नेशनल और स्टेट दोनों लेवल्स पर अथॉरिटी है। क्या ये सच है? हाँ, ये सही है। एक्ट एक नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एस्टैब्लिश करता है, जिसे एक नेशनल अथॉरिटी मैनेज करती है, और स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड्स जिन्हें स्टेट अथॉरिटीज मैनेज करती हैं। तो एक 2 tier स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, और ये एक्ट का एक की फीचर है। नेशनल फंड को 10% पैसा मिलता है और बाकी 90% उस स्टेट फंड में जाता है जहां फॉरेस्ट डाइवर्ट किया गया था, ताकि फंड्स को लोकल लेवल पर इफेक्टिवली यूज किया जा सके। एग्जैक्टली। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लियर है। अब स्टेटमेंट 2 ये दावा करता है कि लोगों की भागीदारी मैंडेटरी है। फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड। और फिर से ये स्ट्रॉन्ग वर्ड ही ट्रैप है। कैसे? कैंपा एक्ट और उसके रूल्स पीपल्स पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने की बात करते हैं, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने की और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के साथ काम करने की। लेकिन इसे मैंडेटरी नहीं बनाते। करेक्ट। मैंडेटरी का मतलब है कि कोई भी कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लोकल लोगों की फॉर्मल अप्रूवल या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, जो कि लीगल पोजीशन नहीं है। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कैंपा अथॉरिटीज के पास है। हाँ। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ये तो एक रिकरिंग थीम है। यूपीएससी एनकरेज्ड और मैंडेटरी के बीच का अंतर टेस्ट करना पसंद करता है। बिल्कुल। तो इसका मेमोरी हैक। कैंपा को कटे हुए जंगलों के लिए मनी मैनेजर की तरह सोचें। एक अच्छे मैनेजर को एक क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए, एक हेड ऑफिस नेशनल अथॉरिटी और ब्रांच ऑफिसेज स्टेट अथॉरिटीज। तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट सही है, लेकिन वो अपने कस्टमर्स लोगों को हर डिसीजन में मैंडेटरी पार्टनर नहीं बनाता। गुड वन। मिनी रिकैप। स्टेटमेंट 1 कांपा के 2 tier इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर को सही ढंग से डिस्क्राइब करता है। स्टेटमेंट 2 एक्सट्रीम वर्ड मैंडेटरी का उपयोग करता है, जो गलत है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1 ओनली। चलिए क्वेश्चन 35 2019 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन इंडिया extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? ऑप्शंस हैं ए द बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998, बी द रिसाइकल प्लास्टिक रूल्स 1999, सी द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 और डी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2011। Extended producer responsibility या EPR। ईपीआर का कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट है। कैसे? ट्रेडिशनली वेस्ट मैनेज करने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटीज और कंज्यूमर्स पर होती थी। ईपीआर इसे पलट देता है। अच्छा। ये कहता है कि एक प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल के लिए भी जिम्मेदार है, स्पेशली उसके टेक बैक, रिसाइकलिंग और फाइनल डिस्पोजल के लिए। तो ये पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एग्जैक्टली। जो कंपनी पोटेंशियल पोल्यूटेंट बनाती है, वही उसे मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। इसका एक शानदार रियल लाइफ एग्जांपल है हमारा पुराना लैपटॉप या मोबाइल फोन। हाँ बिल्कुल। EPR के तहत एप्पल, डेल या सैमसंग की जिम्मेदारी है कि वो अपने पुराने प्रोडक्ट्स को हमसे कलेक्ट करने और उन्हें सेफली रिसाइकल करवाने का सिस्टम बनाए। करेक्ट, ताकि वो लैंडफिल में ना जाएं जहां वो टॉक्सिक हैवी मेटल्स लीक कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि भारत में इसे ऑफिशियली एक की फीचर के रूप में कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शंस को देखते हैं। ईपीआर का आइडिया तो पहले से था, लेकिन इसे पहली बार फॉर्मली और कॉम्प्रिहेंसिवली एक कॉर्नरस्टोन प्रिंसिपल के रूप में द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, ई वेस्ट रूल्स में। हाँ। इन रूल्स ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोड्यूसर्स के लिए कलेक्शन सेंटर सेटअप करना और ये इंश्योर करना मैंडेटरी कर दिया कि उनके प्रोडक्ट्स ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स तक पहुंचे। ये एक लैंडमार्क मूव था। और दूसरे ऑप्शंस का क्या? प्लास्टिक वेस्ट भी तो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, ईपीआर को तब से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी अप्लाई और स्ट्रेंथन किया गया है, स्पेशली रीसेंट वर्जन्स में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसे एक इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में पहली बार सिग्निफिकेंट तरीके से कहां इंट्रोड्यूस किया गया? इसका अनडिनाइबल आंसर 2011 के ई वेस्ट रूल्स ही हैं। समझ गई। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स का सिस्टम अलग है, जो हॉस्पिटल्स पर फोकस करता है, और फूड सेफ्टी रेगुलेशंस फूड क्वालिटी के बारे में है। एग्जैक्टली। परफेक्ट। तो इसका मेमोरी हैक बहुत सिंपल है। EPR ई वेस्ट के लिए एक गेम चेंजर था। एक्सटेंडेड में ई सीधे ई वेस्ट के ई से जुड़ता है। ये इंडियन लॉ में उसकी ग्रैंड एंट्री थी। बिल्कुल। मिनी रिकैप। ईपीआर अब एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में इसका पहला बड़ा लीगली बैक्ड इंट्रोडक्शन ई वेस्ट रूल्स ऑफ 2011 के माध्यम से हुआ था।
इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। Chaliye, question for PSC CSE pre-2018. The question is about the Baiga tribe and their rights. It states that they have been given habitat rights. The Baigas are found in which state? Okay, broad micro theme here is tribal rights and conservation. This question touches upon a special category of tribes, PVTGs. particularly vulnerable tribal groups. Yes, the Baigas are a PVTG. And in 2016, they became the first community in India to get habitat rights. This was a landmark event. And where did this happen? This happened in Madhya Pradesh. The Baigas are primarily found in the forests of Madhya Pradesh and parts of Chhattisgarh. So the answer is Madhya Pradesh. Right. What exactly are habitat rights? How are they different from the land rights we discussed under FRA? That's a great question. Individual or community rights under FRA are usually for specific plots of land or for collecting MFP. Habitat rights, which are given to PVTGs, are broader. They recognize the entire cultural and ecological landscape that the community has traditionally used, including their spiritual sites, burial grounds, and resource areas. It's about protecting their entire way of life. So it's a much more holistic right. It is. It recognizes their deep connection with their entire habitat. Memory hack. Baiga got the biggest habitat right in the middle of India. Middle equals Madhya Pradesh. Nice one. Mini recap. The Baiga tribe, a PVTG from Madhya Pradesh, were the first to receive habitat rights in India, recognizing their connection to their entire traditional landscape. Perfect. Now from a native community to an invasive species. Question 37, UPSC CSE pre-2018. Why is the plant Prosopis juliflora often mentioned in the news? Broad micro theme, invasive alien species. This is a classic example. So what's the story with this plant? I've seen it everywhere, the thorny one. Yes. In Hindi, it's often called Vilayati Babul or Kikar. It was introduced by the British, ironically, to combat desertification and for firewood. It's very hardy, grows fast, and can survive in arid conditions. Sounds useful. So what's the problem? The problem is it's too successful. It's an invasive species, it outcompetes native vegetation, its roots go very deep and deplete the groundwater table, and its leaves have allopathic effects, meaning they release chemicals that prevent other plants from growing nearby. Wow. So it basically creates a monoculture and destroys biodiversity. Exactly. It also has long thorns that can injure livestock. So while it provides some firewood, its negative ecological impacts are huge. It's often in the news because of court orders and government initiatives to eradicate it from ecologically sensitive areas. So the correct option would focus on its tendency to reduce biodiversity and deplete groundwater. Yes. Any option saying it's beneficial would be incorrect in the context of why it's a problem. Memory hack. Think of Prosopis juliflora as a problematic joker, PJ. It looks helpful at first, but ends up causing chaos in the ecosystem. Problematic joker. I'll remember that. Mini recap. Prosopis juliflora is an invasive species that reduces biodiversity and depletes groundwater, which is why it's often in the news for its negative impacts. That's the gist of it. Okay, let's talk about some amazing animals now. Question 38 from UPSC CSE pre-2017. If you want to see gharials in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? The options included Bhitarkanika mangroves, Chambal River, Pulikat Lake, and Deepor Beel. The broad micro theme is species conservation and protected areas. We're looking for the prime habitat of the gharial. What's special about the gharial? The gharial is a fish-eating crocodile, distinguished by its long, thin snout. The male has a bulbous growth at the end of its snout that looks like a pot, or ghara in Hindi, hence the name. They are critically endangered and are indicators of clean river ecosystems. So they need clean, flowing rivers. Let's look at the options. Bhitarkanika. Bhitarkanika in Odisha is famous for saltwater crocodiles, the salties, not gharials. Pulikat Lake and Deepor Beel. Pulikat is a brackish water lagoon, and Deepor Beel is a freshwater lake in Assam. These are not the fast-flowing, sandy-banked rivers that gharials need for pasking and nesting. Which leaves us with the Chambal River. Correct. The National Chambal Sanctuary, which spans across Rajasthan, MP, and UP, is the last and best remaining stronghold for the gharial. The river is relatively unpolluted and provides the perfect habitat. It has the largest breeding population of gharials in the world. Memory hack. Simple. Ghar in gharial sounds like home. Their best ghar is on the Kam Chambal. Kam Chambal is home for gharial. Nice. Mini recap. The best place to see gharials in their natural habitat is the Chambal River, as it provides the clean, riverine ecosystem they need to survive. Spot on. From a river creature to a magnificent bird. Question 39, UPSC CSE pre-2016. ठीक है? In which of the following regions of India are you most likely to find the Great Indian Hornbill in its natural habitat? Broad micro theme. Species distribution and habitat. A very popular bird in conservation circles. It's a beautiful bird. Where does it live? The Great Indian Hornbill is found in the evergreen and moist deciduous forests.
They need large, mature trees for nesting. In India, their main populations are in two distinct regions. Which are? The Western Ghats and the forest of northeast India and the sub-Himalayan foothills. So if the options were something like, say, the deserts of northwest India or the higher Himalayas above the timberline, Those would be incorrect. They are forest birds, specifically of dense, tall forests. The deserts have no such trees, and the high Himalayas are too cold and lack the right kind of forest cover. The Western Ghats would be the most likely correct answer from a typical set of options. why are they important for the ecosystem? They are called the farmers of the forest. They are excellent seed dispersers. They eat fruits and fly long distances, dispersing seeds in their droppings, which helps in forest regeneration. Their presence indicates a healthy forest. Memory hack. Think of the hornbill's large horn or casque. It's like a crown. The kings of the forest live in the green kingdoms, the evergreen forest of the Western Ghats and the Northeast. Nice. I like that, farmers of the forest. Mini recap. The Great Indian Hornbill is found in the dense forests of the Western Ghats and Northeast India, playing a crucial role as a seed disperser. Perfect summary. Next up, question 40, another unique animal from UPSCSE pre-2016. The question is about the Kharai camel. It had a few statements about it. For example, it can swim, it survives by grazing on mangroves, and it is found in the wild. Broad micro theme, unique fauna and adaptation. The Kharai camel is truly one of a kind. A swimming camel? That sounds incredible. It is. All the statements you mentioned are correct. The Kharai camel, found in the Kutch region of Gujarat, is a unique breed that has adapted to the coastal ecosystem. It can swim for several kilometers in the sea to reach mangrove islands. And it eats mangroves. Aren't they salty? Yes, that's its primary food source. It has adapted to consume these saline plants. Kharai actually comes from the local word khara, which means saline. So a saline-loving swimming camel. That's amazing. What's its conservation status? It's an endangered breed. Its habitat, the mangroves, are under threat from industrial development and salt panning. Protecting the mangroves of Kutch is crucial for protecting the Kharai camel and the livelihood of its herders, the Fakirani Jats. Memory hack. Kharai camel is equal to Khara Pani camel, the camel that loves the salty Khara water of the Kutch coast. Simple and effective. Mini recap. The Kharai camel is a rare, swimming camel from Kutch, Gujarat, that is adapted to eat mangroves. Excellent. Let's talk about a famous tree now. Question 41, UPSC CSE pre-2016. This is about red sanders. The question asks about its characteristics, mainly where it's found. Broad micro-theme, flora, conservation status, and sites. Red sanders, or Rakhta Chandan, is highly valuable and often smuggled. Where is it found? Is it found all over South India? No, and this is the key point. Red sanders is a species of tree that is endemic to a very specific restricted geographical area. It is found only in the Sheshachalam Hills and a few adjoining areas in the eastern Ghats of Andhra Pradesh. Only in that specific part of Andhra Pradesh. Yes. Any statement saying it grows in the tropical rainforest of South India or the Western Ghats would be incorrect. It's a dry deciduous forest tree. And what about its conservation status? It's listed as endangered by the IUCN and is in Appendix 2 of CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which means its trade is strictly regulated. This is due to overharvesting for its dark red heartwood. Memory hack. ठीक है. Think of the famous Tirupati temple, which is in the Seshachalam Hills. The red sanders grows near the abode of the Lord, Balaji. So, red sanders is Seshachalam Hills, Andhra Pradesh. Bilkul. A divine connection. Mini recap, red sanders is an endangered tree endemic to the Seshachalam Hills in Andhra Pradesh, valued for its redwood and strictly regulated under CITES. Perfect. Moving from land to sea. Question 42, UPSC CSE pre-2015. It's about the dugong. The question asks about the dugong, a mammal found in India. It presents statements like it's a herbivore, it's found along the entire coast of India, and it's given legal protection. Broad micro-theme, marine mammals and conservation. The dugong is also known as the sea cow Sea cow. because it grazes. Exactly. Statement 1, that it's a herbivore, is correct. It feeds exclusively on seagrass in shallow coastal waters. This makes seagrass meadows a critical habitat for them. What about the second statement, that it's found along the entire coast? That's incorrect. It's a classic overstatement. The dugong is found in very fragmented populations in India. The main habitats are the Gulf of Mannar in Tamil Nadu, the Palk Bay, the Gulf of Kutch, and the Andaman and Nicobar Islands, not the entire coast. And legal protection. Yes, that's correct. It is a Schedule 1 animal under the Wildlife Protection Act 1972, which gives it the highest level of protection. It's also listed as vulnerable by the IUCN. So it's a herbivore, has the highest protection, but is not found everywhere. Precisely.
The key threats are the degradation of seagrass beds and accidental entanglement in fishing nets. Memory hack. Dugong, the sea cow, digs for its food, seagrass, in specific gulfs, Gulf of Mannar and Gulf of Kutch. ठीक है. Digs in the Gulf? Got it. Mini recap. The dugong or sea cow is a herbivorous marine mammal with Schedule 1 protection found in specific coastal areas like the Gulf of Mannar, not the entire Indian coast. You're a fast learner. Haha, thanks. Question 43, also from 2015, a straightforward one. Which of the following is the national aquatic animal of India? Broad micro theme, national symbols and biodiversity. An important fact to know. G. The options usually include things like the gharial, olive ridley turtle, gangetic dolphin, etc. And the correct answer is the Gangetic River dolphin. It was declared the national aquatic animal in 2009. What's special about this dolphin? It's a freshwater dolphin, found in the Ganga, Brahmaputra, Meghna and Karnapuli Sangu river systems of India, Nepal and Bangladesh. It is effectively blind and navigates and hunts using echolocation. So it sees with sound. And its presence means what for the river? It's an indicator species. Its presence indicates a healthy river ecosystem. Unfortunately, its population has declined drastically due to pollution, dams, and accidental entanglement in fishing nets. It is listed as endangered. Memory hack. The most sacred river of India, the Ganga, has the most special aquatic animal as the national symbol, the Gangetic dolphin. Makes sense. Mini recap. The Gangetic river dolphin, a blind, echolocating freshwater dolphin, is the national aquatic animal of India. Correct. Let's go back to forests. Question 44, UPSC CSE pre-2015. This is a geographical one. In which one of the following places is the combination of mangrove forest, evergreen forest, and deciduous forest found? Broad micro theme, forest types and distribution. This question tests your knowledge of biogeographic zones. So we're looking for a place with high diversity of forest types due to varied climatic and geographical conditions. The options might be like North Coastal Andhra Pradesh, Southwest Bengal, Southern Saurashtra. And the Andaman and Nicobar Islands. And that sounds like the most plausible answer. It is the correct answer. The Andaman and Nicobar Islands are a unique ecological zone. They have coastal areas with rich mangrove forests. Then, in the interiors with high rainfall, you find dense tropical evergreen forests. And in areas with slightly less rainfall or different soil types, you get tropical moist deciduous forests. So they have all three. What about the other options? Southwest Bengal has the Sundarbans, famous for mangroves, but not really evergreen forests. Saurashtra has dry deciduous and thorny forests. North coastal Andhra Pradesh has some mangroves and dry evergreen, moist deciduous patches, but not the rich tropical evergreen forest like in the Andamans. The combination is unique to the islands. Memory hack. Think of ANN Islands as the all-in-one islands. They have it all, mangrove, evergreen, and deciduous. A for Andaman, A for all-in-one. Cool. Mini recap. The Andaman and Nicobar Islands are the only region among the typical options where all three forest types, mangrove, evergreen, and deciduous, are found together. That's it. Let's continue with the Ganges dolphin. Question 45, UPSC CSE Pre 2014. The question asks for the possible reasons for the decline in the population of the Ganges river dolphins. ठीक है. Broad micro theme. Threats to aquatic life. This is a follow-up to knowing what the animal is. The options given were things like 1. Construction of dams and barrages on rivers. 2. Increase in the population of crocodiles in rivers. 3. Getting trapped in fishing nets accidentally. 4. Use of synthetic fertilizers and other agricultural chemicals in crop fields in the vicinity of rivers. Okay, let's break this down. Statement 1. Construction of dams. Is that a threat? I would think so. It breaks up the river, isolates populations. Absolutely correct. Dams and barrages fragment the habitat and restrict the movement of dolphins, isolating them into smaller, more vulnerable groups. So 1 is a reason. What about statement 2? Increase in crocodiles. Do they hunt dolphins? This is highly unlikely to be a major reason for a population decline. While there might be some occasional conflict, they are not primary predators of dolphins. The ecosystems overlap, but one's increase doesn't directly cause the other's decline. So 2 is not a significant reason. Okay. Statement 3. Getting trapped in fishing nets. Accidental capture or bycatch. Yes, this is a huge threat. This is called bycatch. Dolphins get entangled in gill nets and drown because they are mammals and need to surface to breathe. So 3 is definitely a reason. And finally, statement 4. Pollution from agriculture. Another major threat. Chemical runoff from fertilizers and pesticides pollute the river, poisoning the dolphins and also killing their food source, which is fish. This bioaccumulation of toxins is lethal. So 4 is also a reason. So the main reasons are dams, bycatch, and pollution. The crocodile one is the distractor. Exactly. The question asked for reasons for the decline. The first, third, and fourth are direct, well-documented causes. Memory hack. Think of the dolphin's decline. It's because of dams, drowning in nets, and dirty water, pollution. The 3 Ds of dolphin decline. Brilliant. Mini recap. The decline of Ganges River dolphins is primarily caused by habitat fragmentation due to dams, accidental drowning in fishing nets, bycatch, and water pollution.
Perfectly summarized. Let's talk about an interesting interaction in nature. Question 46, UPSC CSE pre-2014. Which one of the following is the correct sequence of a food chain? Oh, sorry, that's not the question. The question is, certain species of birds are often seen moving along with cattle, and they seize the insects disturbed by the movement of cattle. This relationship is an example of what? Oh, okay. Broad micro theme. Ecological interactions. This tests the understanding of symbiosis. The options would be commensalism, mutualism, parasitism, etc. Yes. Let's analyze the interaction. The cattle move through the grass. Their movement disturbs insects, making them fly up. The birds, like cattle egrets, easily catch and eat these insects. So the birds are clearly benefiting. They get an easy meal. Right. Now what about the cattle? Are they benefiting? Are they being harmed? Well, they don't seem to be affected at all. The bird isn't helping them or hurting them. They're just there. Exactly. The cattle are unaffected. So we have a relationship where one species benefits, plus, and the other is unaffected, zero. This type of plus-zero interaction is called commensalism. And what is mutualism? Mutualism is a plus-plus relationship where both species benefit. For example, bees getting nectar from a flower and pollinating it in return. And parasitism? That's a plus-minus relationship where one benefits, the parasite, at the expense of the other, the host, like a tick on a dog. So this is clearly commensalism. Memory hack? The birds have a common meal thanks to the cattle. The cattle don't care. Common meal is equal to commensalism. I like that. Mini recap. The relationship between cattle egrets and cattle is commensalism because the birds benefit by eating disturbed insects while the cattle are unaffected. Excellent. Okay, moving on to question 47 from UPSC CSE pre-2013, a tough one. The question lists several animals like the gharial, leatherback turtle, and swamp deer and asks which of them are endangered. ठीक है. Broad micro theme, IUCN status and species. This requires specific knowledge about conservation statuses. This can be hard to remember. Let's take them one by one. Gharial. We just discussed this. The gharial is not just endangered, it's critically endangered. So it definitely fits. Okay, leatherback turtle. Largest sea turtle. The global population is listed as vulnerable by the IUCN. Some specific populations are critically endangered. So it's definitely a species of concern. And swamp deer or barasingha. The swamp deer is listed as vulnerable. It was once endangered, but conservation efforts, especially in Kanha National Park, have helped its population recover a bit. So it's also a species of concern. So the answer depends on the exact IUCN categories. In 2013, all three were considered under threat. Gharial was critically endangered, swamp deer was endangered, and leatherback was vulnerable. But for the purpose of a question asking which are endangered, all three would likely be considered correct as they are all threatened. UPSC questions of this type can be tricky because statuses change. Yes. The key takeaway is that all three are highly protected species in India, all under Schedule I of the WPA. For exam purposes, it's good to know the major flagship species that are in the vulnerable, endangered, or critically endangered categories. Is there a memory hack for this? It's tough for lists, but you can try to associate them with their habitats. The gharial from the critical river, the leatherback from the vulnerable ocean, and the swamp deer from the endangered swamp. Linking the status to the habitat might help. That's a good tip. Mini recap. Species like the gharial, critically endangered, leatherback turtle, vulnerable, and swamp deer, vulnerable, are all threatened species, and it's important to know the conservation status of such flagship animals. Correct. Question 48, also from 2013. It asks about animals naturally found in India. The question gives a list, for example, star tortoise, monitor lizard, pygmy hog, spider monkey, and asks which are naturally found in India. Broad micro-theme, biogeography of India. This is about knowing which animals are native to the country. Let's go through them. Star tortoise. Yes, the Indian star tortoise is found in the arid and scrub forests of India and Sri Lanka. So it's native. Monitor lizard. Yes, several species of monitor lizards, like the Bengal monitor, are found all over India. So, native. Pygmy hog. Yes, the pygmy hog is the world's smallest wild pig. It's critically endangered and found only in the grasslands of Assam. It's a native and highly protected species. What about the spider monkey? That's the catch. Spider monkeys are New World monkeys. They are found in the tropical forests of Central and South America. They are not naturally found in India. So the trick is to spot the animal that's not from the Indian subcontinent? Exactly. UPSC often puts in one or two options from a completely different biogeographic realm, like South America or Australia, like a kangaroo or koala. Memory hack. Focus on the odd one out. Think of Spider-Man swinging in the Amazon, not the Ganges. Spider monkey, South America. The others are Indian stars. Haha, nice. Mini recap. To answer questions about native fauna, identify the animal that is geographically out of place. In this case, the spider monkey is from South America, while the others are native to India. That's the strategy. Question 49, 2013 again.
a basic biology question. Hmm. Which of the following are mammals? The list might include sea cow, seahorse, sea lion. Broad micro theme, animal classification. This is about knowing the difference between a mammal and a fish. Okay, sea cow. We just discussed this. The dugong. Yes, the dugong or sea cow is a marine mammal. So that's one. Sea lion. Sea lions are also marine mammals. They are related to seals. So that's two. What about seahorse? It has horse in its name. And that's the trap. A seahorse is not a mammal. It's a type of fish. It breathes through gills, not lungs. Wow, so the name is misleading? Very misleading. So in this list, the sea cow and sea lion are mammals, but the seahorse is a fish. Memory hack. Remember that the seahorse is the odd horse out. It lives in the sea, but it's a fish, not a mammal like a real horse. It's the imposter in the mammal group. The imposter horse. Got it. Mini recap. Despite their names, sea cow and sea lion are marine mammals, but the seahorse is a fish. Correct. Let's move to question 50 from 2013, a very specific primate. The question is about the lion-tailed macaque. Where is it naturally found? Broad micro theme, endemic species and protected areas. This is a flagship species of a specific region. The options were Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and Andhra Pradesh. But it's usually found in a larger geographical feature. Exactly. The lion-tailed macaque is an endemic species. It's found only in the western Ghats of South India. Its habitat is the tropical evergreen rainforest there. So it would be found in the states that contain the Western Ghats. Yes, its range covers parts of Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. The key is to associate it with the Western Ghats. If the options included Andhra Pradesh, that would be incorrect, as the Eastern Ghats are its habitat, not the Western Ghats. Why is it called lion-tailed? Because it has a long tail with a tuft of hair at the end, just like a lion's tail. It's also famous for its silver-white mane around its head. And its conservation status? It is listed as endangered, mainly due to habitat fragmentation. Coffee, tea, and teak plantations have broken up the continuous forest it needs to survive. Memory hack. The lion of the Indian jungle, the lion-tailed macaque, rules over the mountains on the west coast, the Western Ghats. Very simple and effective. Mini recap. The lion-tailed macaque is an endangered primate endemic to the tropical rainforests of the Western Ghats in South India. You've got it. Question 51, UPSC CSE pre-2012. A comparative question. A comparative question? Yes. The question compares two animals, the oryx and the chiru. It asks about the main difference between them. Broad microtheme. Comparative features of species. This tests knowledge of animal adaptation. So, what are these animals? Both are types of antelopes, but they live in completely opposite environments and have adapted accordingly. Let's start with the oryx. The Arabian oryx is adapted to live in hot, arid deserts. It can survive for long periods without water and withstand high temperatures. And the chiru? Acha. The chiru, or Tibetan antelope, is adapted to live in the freezing cold, high-altitude steppes of the Tibetan Plateau. It has a thick undercoat of wool called shahtush, which is extremely fine and warm. Shahtush? I've heard of that. It's banned, right? Yes, the demand for shahtush shawls led to massive poaching of the chiru, and it's now an endangered species with the highest level of protection. The key difference in the question was that the oryx is adapted to hot and arid conditions, while the chiru is adapted to cold, high-altitude conditions. One is a hot desert specialist, the other a cold desert specialist. So, the options would play on this, like one is domesticated and the other is not, or one is a predator? Exactly. But the core difference is there, habitat adaptation. Memory hack. Chiru lives in the cold. Oryx is opposite of cold. That is hot. Nice. Mini recap. The key difference between the oryx and the chiru is their adaptation. The oryx is adapted to hot deserts, while the chiru is adapted to cold, high-altitude plateaus. That's the crux of it. Question 52, UPSC CSE Prelim 2011. A fundamental concept in ecology. The question asks about biodiversity. Where does it normally change? Does it increase as we move from equator to poles or decrease? Broad microtheme. Principles of ecology and biodiversity. This is about the latitudinal diversity gradient. And what is that gradient? It's one of the most well-known patterns in ecology. As a general rule, biodiversity is richest near the equator and decreases as you move towards the poles. So, tropical rainforests near the equator are more diverse than, say, the tundra near the North Pole. Exactly. The statement that biodiversity decreases as we move from the equator to the poles is correct. The reverse would be incorrect. Why is that? Why is it warmer and wetter near the equator, which promotes more life? That's the primary reason. The tropics receive more solar energy, have a stable climate without extreme seasons, and have high rainfall. These conditions allow for high productivity and support a huge variety of life forms, and also more time for species to evolve without disturbance from things like ice ages. Memory hack. Think of the equator as an equalizer for life. It provides stable, good conditions for everyone, so more species can live there. As you go away from it, conditions get tougher. Equalizer, I like that. Mini recap. Biodiversity generally decreases as one moves from the equator towards the poles due to factors like less solar energy and harsher climates.
Correct. Question 53, also from 2011. It's about why biodiversity is important. The question asks about the major services that biodiversity provides to human beings. Okay. Broad micro theme. Functions of biodiversity and ecosystem services. This is about the why should we care aspect. The options listed were 1. Pollination of crops, 2. Prevention of soil erosion, 3. Decomposition of organic matter, 4. Control of pests and diseases. And the answer is that biodiversity is crucial for all of them. This is a question where all options are likely correct. Let's quickly go through them. Pollination. Absolutely. Bees, butterflies, birds, bats. A diversity of pollinators is essential for the reproduction of most of our food crops. Soil erosion prevention. Yes, a diverse forest with different types of plants and root systems holds the soil together much better than a monoculture plantation. Decomposition. Crucial. A huge diversity of bacteria, fungi, and invertebrates in the soil breaks down dead organic matter, recycling nutrients and making the soil fertile. And pest control. Yes. A diverse ecosystem has a variety of predators, like birds that eat insects or spiders that trap flies, which naturally keep pest populations in check. This is called biological control. So biodiversity isn't just about saving cute animals. It's the foundation of our survival. Exactly. These are called ecosystem services, and they are priceless. Memory hack. Think of biodiversity as a support team for the planet. It provides support for our soil, seeds, pollination, and sustenance. Pest control, decomposition. Great. Mini recap. Biodiversity is fundamental for critical ecosystem services like pollination, soil conservation, nutrient cycling, and natural pest control. Well said. Question 54 from 2011. Back to a specific animal. The question is about the Indian wild ass. Where is it naturally found? Broad microtheme, species habitat and conservation status. Another question about animal geography. Yep. The options are usually different protected areas or regions like Sundarbans, Run of Kutch, etc. And the correct answer is the Run of Kutch. The Indian wild ass, or ghudkhar, is found almost exclusively in the Little Run of Kutch in Gujarat. So it's a salt desert specialist. Yes. The Indian Wild Ass Sanctuary in the Little Run of Kutch was created specifically to protect the species. Its population has actually increased due to conservation efforts, and its status has improved from endangered to near-threatened. It's a conservation success story. That's great to hear. So it's not found in the Sundarbans or the Western Ghats? No, its habitat is the saline desert flats, not mangrove swamps or rainforests. Memory hack. Wild ass runs widely in the white salt desert of Kutch. Wild ass in the White Run. Simple. Mini recap. The Indian wild ass is found in the wild in the Run of Kutch, Gujarat, which is its primary and unique habitat. Perfect. Question 55, UPSC CSE pre-2011. Back to a core concept. What are the criteria for a region to be declared a biodiversity hotspot? Broad micro-theme, conservation concepts. This is a very important definition. We options usually play with two main criteria. Yes. The concept was developed by Norman Myers. For a region to qualify as a biodiversity hotspot, it must meet two strict criteria. What's the first one? First, it must have a high percentage of endemic species. Specifically, it must have at least 1,500 species of vascular plants, which is 0.5% of the world's total. As endemics? Endemics meaning they are found nowhere else in the world. Correct. And the second criterion? Second, it must have a high degree of threat. Specifically, it must have lost at least 70% of its original natural vegetation. So, high uniqueness and high threat. Exactly. It's a method to prioritize conservation efforts on regions that are both biologically rich and under severe threat. How many such hotspots does India have? India has 4. The Himalayas, the Western Ghats, the Indo-Burma region, and the Sundaland region, which includes the Nicobar Islands. Memory hack? Think of a hotspot like a hot property in real estate. It's unique, high endemism, and in danger of being sold off or destroyed. High threat. Excellent analogy. Mini recap. A biodiversity hotspot must have a high level of endemism, at least 1,500 endemic plants, and a high level of habitat loss, at least 70%. That clears it up. Let's move to question 56 from 2011. The question asks about the biodiversity in the Himalayan range. It implies that the biodiversity is different in different parts of the range. Why? Broad micro-theme, biogeographic zones and biodiversity. This is about factors affecting species distribution within a region. The Himalayas are huge. So why would a species found in the Eastern Himalayas not be found in the Western Himalayas? There are several reasons. The main ones are differences in rainfall, altitude, and longitude. The Eastern Himalayas receive much more rainfall from the monsoon than the drier Western Himalayas. Okay, so more rain means different kinds of forests and species. Yes. Also, as you go up in altitude, the temperature drops and the vegetation changes.
From tropical forests at the base to alpine meadows and then snow. This is called altitudinal zonation. A species adapted to a lower altitude cannot survive at a higher one. So rainfall and altitude are key. Yes. So the correct option would point to these factors causing the variation in biodiversity across the Himalayan range. Memory hack. Think of the Himalayas as a giant staircase. As you go up, altitude, or across, east to west, the scenery, biodiversity changes. A staircase. That's a good visual. Mini recap. Biodiversity in the Himalayas varies greatly due to differences in altitude, altitudinal zonation, and rainfall, wetter in the east, drier in the west. Exactly. Question 57 from UPSC CSE pre-2010, another one on hotspots. The question just asks what a biodiversity hotspot is. Yeah. Broad micro theme, conservation geography. A direct definition question. Conservation geography. So, based on our previous discussion, it's a region with high endemism and high threat. Yes. The options might try to confuse you. For example, an option might say, a region with a high population of exotic species, which is the opposite of endemism. Or a region with a high number of national parks, which is not a defining criterion. Or a region with high biodiversity but no threat. Right. That would be a wilderness area, not a hotspot. The threat component is essential. So the correct answer would be the one that combines high endemism and high habitat loss. So it's just a repetition of the concept from the 2001 paper. Yes, which shows how important this concept is. A biodiversity hotspot is a biogeographic region with a significant reservoir of biodiversity that is under threat from humans. Perfect. What is considered a wetland from 2010? About an international convention. Again? Yeah. The question is about the Ramsar Convention. What is it associated with? Okay. Broad theme, international environmental conventions. This is a very famous one. The options are usually drylands, wetlands, forests, etc. And the correct answer is? Wetlands. The Ramsar Convention is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. It's named after the city of Ramsar in Iran, where the convention was signed in 1971. What is considered a wetland under this convention? The definition is very broad. It includes all lakes and rivers, underground aquifers, swamps and marshes, wet grasslands, peatlands, oases, estuaries, deltas and tidal flats, mangroves and other coastal areas, coral reefs, and all human-made sites such as fish ponds, rice paddies, reservoirs, and salt pans. That is broad. So a site designated as a Ramsar site gets international recognition. Yes, it signifies that the country has committed to conserving and wisely using that wetland. India has many Ramsar sites. Yep, memory hack. Ramsar starts with Ram. Imagine Lord Ram finding refuge in a peaceful wetland during his exile. Ram's site equals to Ramsar equals to wetland. A mythological touch, I like it. Mini recap. The Ramsar Convention is an international treaty focused on the conservation and wise use of wetlands. Correct. Next, question 59 from 2010, about a plant with medicinal value. ठीक है. The question is about the taxus tree, which is found in the Himalayas. It is in the news for a specific reason. Broad micro theme. Medically important flora and conservation. This is a great example of why biodiversity is important for human health. So what is special about the taxus tree, also known as the Himalayan yew? Wow. A compound called Taxol is extracted from the bark and leaves of this tree. Taxol is a very effective anti-cancer drug, especially for treating ovarian and breast cancer. Wow! So it's a source of a life-saving drug. Yes, and because of this, the tree was overharvested unsustainably, leading it to become an endangered species. So it's in the news both for its medicinal properties and its threatened status. So the correct answer would be related to it being a source of an anti-cancer drug. Yes. Any option saying it's for something else, like a biofuel or a food product, would be incorrect. Memory hack. Taxus gives us Taxol, which taxes the cancer cells and kills them. Taxus equal tax on cancer. Powerful. Mini recap. The taxus tree, Himalayan yew, is a source of Taxol, a potent anti-cancer drug, and is endangered due to overharvesting. That's it. Alright, we're at our final question for today. Question 60 from UPSC CSE pre-2010. This is a classic. It compares national parks, biosphere reserves, and wildlife sanctuaries. It gives 3 statements. 1. The boundaries of a national park are defined by legislation. 2. A biosphere reserve is declared to conserve a few specific species of flora and fauna. 3. In a wildlife sanctuary, limited biotic interference is permitted. Broad micro-theme, protected area network in India. This is a very important concept to be crystal clear about. Let's clear the confusion once and for all. Let's start with statement 1. National park boundaries are defined by legislation. Bilkul. This is absolutely correct. National park boundaries are well defined and can only be changed by a resolution of the state legislature. They have the highest level of protection. Okay, so 1 is correct. What about statement 2? A biosphere reserve is for a few specific species.
And here is the trap. This is incorrect. Biosphere reserves are huge areas designed to conserve the entire ecosystem, the biodiversity in its totality, not just a few species. They are about integrating conservation with sustainable use. So they are about the big picture, as you said earlier. Exactly. That species-specific approach is more for a sanctuary, which might be declared to protect, say, the Great Indian Bustard. But a biosphere reserve is much broader. Got it. So 2 is wrong. Finally, statement 3. In a wildlife sanctuary, limited biotic interference is permitted. This is correct. National parks have almost no human activity allowed. But in sanctuaries, certain regulated activities like grazing, firewood collection, etc. can be permitted, as long as they don't harm the wildlife. The level of protection is a bit more flexible. So statements 1 and 3 are correct, but 2 is wrong. This means the correct option would be C, 1 and 3 only. Precisely. Let's do a final memory hack for these 3. Sure. Let's recap it. National park equals no entry. Strict protection defined by law. Sure, Sanctuary, some activity allowed, less strict. sure. Biosphere reserve, big picture, entire ecosystem conservation. NSB, no entry, some activity, big picture. That makes it super clear. Mini recap. National parks are legally defined and strict, sanctuaries allow some regulated human activity, and biosphere reserves focus on conserving the entire ecosystem. Perfect. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जबरदस्त डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ एनवायरमेंटल एमसीक्यूज। हमने लेजिस्लेशन से लेकर स्पीशीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज तक 30 क्वेश्चंस को थॉरली डीकोड किया। Phew, that was a marathon. What's fascinating here is how interconnected everything is. एक एक्ट दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, एक स्पीशीज का हैबिटेट दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया से ओवरलैप करता है. This interconnectedness is the essence of ecology. हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, हमने पैटर्न्स को समझा है. Absolutely. और उम्मीद है कि इन मेमोरी हैक्स और डिटेल्ड एनालिसिस से कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में आसानी होगी। अब जाने से पहले आपके लिए एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट. आज हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात की, जहां प्रोडक्ट बनाने वाले की जिम्मेदारी उसे मैनेज करने की भी होती है. सोचिए, व्हाट इफ वी अप्लाई अ सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. What do you mean by that? मतलब जो भी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को ऑल्टर करता है, जैसे कोई बड़ा डैम या हाईवे, उसकी जिम्मेदारी उस इकोसिस्टम को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करने की हो, नॉट जस्ट वन टाइम कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. इस पर सोचिएगा जरूर. Wow, that's a powerful thought to end on. इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद. ये था द डीप डाइव. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ. तब तक सीखते रहिए, क्यूरियस. सोचो, एक छोटा सा इंसेक्ट, एक कॉमन बर्ड या जंगल का एक रेयर एनिमल, इनके बारे में एक सिंपल सा फैक्ट आपको इंडिया के सबसे टफ एग्जाम में मार्क्स दिला सकता है. अमेजिंग है ना? आज हम इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के अजीबोगरीब सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की दुनिया में घुसने वाले हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रीलिम्स एमसीक्यूज. और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और कमेंट करके बताओ व्हाट यू आर मोस्ट एक्साइटेड टू लर्न टुडे. चलो शुरू करते हैं. बिल्कुल. आज का हमारा मिशन है यूपीएससी, सीडीएस और सीएपीएफ के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डीकोड करना. We'll go question by question from protected areas to strange animal behaviors, biodiversity hotspots से लेकर conservation efforts तक. We're not just finding the right answer. हम हर ऑप्शन के पीछे का क्यों समझेंगे. It's going to be a long, detailed but super rewarding session. Let's start. परफेक्ट. चलिए पहला सवाल. माइक्रो थीम, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड फोना. ये है यूपीएससी सीएसई प्री 2010 का क्वेश्चन 61. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. 1. भीतरकनिका ओडिशा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. 2. डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. 3. Eraviculum, Kerala, Hoolock gibbon. Which of the pairs given above is are correctly matched? Options है A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only या D 1, 2 and 3. ओके, अ क्लासिक मैचिंग क्वेश्चन. चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं. पेयर 1, भीतरकनिका ओडिशा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है. भीतरकनिका नेशनल पार्क इंडिया में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस का घर है. इनफैक्ट यहाँ 10% ऑफ द अडल्ट्स 6 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं. 6 meters मतलब एक कार से भी लंबा? या Okay, so pair 1 is a definite yes. What about pair 2? Desert National Park, Rajasthan, Great Indian Bustard. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डेजर्ट नेशनल पार्क जैसा नाम से ही पता चलता है राजस्थान में है और ये एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक प्राइम हैबिटेट है. ये बर्ड काफी रेयर है, सो पेयर 2 इज ऑल्सो अ परफेक्ट मैच. अच्छा, तो 1 और 2 दोनों सही हैं. इसका मतलब a big catch is in pair 3. Eraviculum, Kerala, Hoolock gibbon. बिल्कुल, यहाँ है ट्रैप. एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है, ये सही है, बट हुलॉक गिबन्स आर नॉट फाउंड इन केरला या साउथ इंडिया में कहीं भी नहीं. ओह, तो Hoolock gibbons मिलते कहाँ हैं? ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है. हुलॉक गिबन्स इंडिया के ओनली एप्स हैं
and they are found in the forests of northeastern states जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश etc. वो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में मिलते हैं but not in Eraviculum. So pair 3 is incorrect. Got it. तो elimination logic से since pair 3 is wrong, हम option C and D को straight away eliminate कर सकते हैं. The clear answer is B. तो इसका memory hack क्या होगा? सिंपल। इंडिया का मैप विजुलाइज करो। ईस्ट कोस्ट यानी ओडिशा में क्रोकोडाइल, वेस्ट यानी राजस्थान में बस्टर्ड और नॉर्थ ईस्ट में गिबन, साउथ में केरला में नहीं। सिंपल। Perfect. So mini recap. भितरकनिका और डेजर्ट एनपी सही मैच थे. Eraviculum was the trap. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 62 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्रेले 2009. ओके। माइक्रो थीम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स. 1 ईस्टर्न हिमालयस, 2 ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, 3 नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. Which of the above is our biodiversity hotspot? Options A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only या D 1, 2 and 3. सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है? ये एक ऐसा बायोजियोग्राफिक रीजन है जिसमें सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है और जो ह्यूमन हैबिटेशन से थ्रेटेंड हो। इसके दो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हैं। पहला, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। Endemics मतलब वो प्लांट्स जो सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं और कहीं नहीं. बिल्कुल। और दूसरा क्राइटेरिया, इट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, हाई यूनिकनेस और हाई थ्रेट। अब देखते हैं ऑप्शंस। Option 1, Eastern Himalayas. The Eastern Himalayas are a well-known global biodiversity hotspot. It covers parts of Nepal, Bhutan, and Northeast India. So statement 1 is correct. Okay. What about option 2, Eastern Mediterranean region? ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है. हाँ, but the Mediterranean basin is indeed a biodiversity hotspot. So statement 2 is also correct. ये region plant diversity में बहुत rich है. Interesting. तो 1 और 2 दोनों हॉटस्पॉट्स हैं. अब बचा नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. और यहाँ थोड़ा confusion हो सकता है. While Australia has a hotspot, वो है साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया रीजन यानी SWA. नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज नॉट क्लासिफाइड एज वन. सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. राइट. ये ज्योग्राफिकल प्रिसिजन टेस्ट कर रहा है. इंडिया के हॉटस्पॉट्स के बारे में भी बता दीजिए. हाँ, ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए क्रूशल है. इंडिया में 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट्स, द इंडो बर्मा रीजन और सुंडरलैंड. सुंडरलैंड में निकोबार आइलैंड्स आते हैं. ये लिस्ट याद रखना. डेफिनेटली. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सिंस स्टेटमेंट 3 गलत है, सी और डी एलिमिनेट हो गए. स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, इसलिए द करेक्ट आंसर इज बी 1 and 2 ओनली. इसका मेमोरी हैक? वर्ल्ड मैप सोचो. हिमालयाज एंड मेडिटेरेनियन दोनों अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी और थ्रेट लेवल्स के लिए फेमस हैं. नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर एरिड यानी डेजर्ट है, हॉटस्पॉट नहीं. सही है. मिनी रिकैप. ईस्टर्न हिमालयाज और मेडिटेरेनियन रीजन हॉटस्पॉट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नहीं. अगला सवाल. क्वेश्चन 63 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2009. माइक्रो थीम इंडियन फॉना. क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज ए बैट, बी काइट, सी स्टॉक, डी वल्चर. बहुत सिंपल लग रहा है बट लेट्स सी. ये एक डायरेक्ट नॉलेज क्वेश्चन है. द टर्म फ्लाइंग फॉक्स एक स्पेसिफिक टाइप के लार्ज फ्रूट बैट का दूसरा नाम है. ये पिटेरोपिस जीनस को बिलोंग करते हैं. तो सीधा सीधा आंसर ए हो गया. हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फ्लाइंग फॉक्सेस दुनिया के सबसे बड़े बैट्स में से हैं. दे आर प्राइमरीली फ्रूटजीवोर्स मतलब फ्रूट ईटर्स और पॉलिनेटर्स एंड सीड डिस्पर्सर्स का क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. दे आर नॉक्टर्नल. राइट. और बाकी ऑप्शंस काइट, स्टॉक, वल्चर. ये तीनों बर्ड्स हैं, काइट, स्टॉक एंड वल्चर. बर्ड्स ऑफ प्रे या लार्ज वेडिंग बर्ड्स हैं बट दे आर नॉट मैमल्स. फ्लाइंग फॉक्स एक मैमल है, इसीलिए बी, सी एंड डी गलत हैं. इसका मेमोरी हैक तो बड़ा सिंपल होगा. हाँ, इमेजिन अ फॉक्स's face on a creature with large leathery wings जो रात को फ्रूट खाने के लिए उड़ता है. That's a flying fox. A bat. Fox part उसके fox-like face से आता है. Cool. So, mini recap. Flying fox is just a cool name for a large fruit bat. Simple as that. Next, question 64. ये in mammals and conservation status. Question 64 है. The marine animal called dugong, which is vulnerable to extinction, is A. Amphibian, B. Bony fish, C. Shark, D. Mammal. देखिए, सवाल में ही 2 क्लूज हैं. ये एक समुद्री जीव है और ये वल्नरेबल है. ड्यूगोंग को समुद्री गाय या सी काऊ भी कहते हैं. ये एक शांत शाकाहारी समुद्री जीव है जो समुद्र की घास खाता है. अच्छा, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ऑप्शंस देखते हैं. ए एम्फिबियन जैसे मेंढक, तो ये हो नहीं सकता. नहीं, ड्यूगोंग पूरी तरह से पानी में रहता है और फेफड़ों से सांस लेता है. अब बी बोनी फिश और सी शार्क ये दोनों मछलियां हैं जो गिल्स से सांस लेती हैं. ड्यूगोंग को सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है. तो इसका मतलब ये एक मछली नहीं है, तो बचा ऑप्शन डी मैमल. बिल्कुल. डुगोंग्स गर्म खून वाले होते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं और बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते हैं. ये सब एक मैमल के क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो जवाब है डी मैमल. और भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं. ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है. मतलब इन्हें हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है. इसके लिए मेमोरी हैक तो इसके निकनेम में ही है, सी काऊ.
गाय जमीन पर एक मैमल है, तो सी काउ समुद्र में एक मैमल है। इन शॉर्ट, डुगोंग एक शाकाहारी समुद्री मैमल है जिसे सी काऊ भी कहते हैं और ये भारत में एक संरक्षित प्रजाति है। ग्रेट। अब तक हमने जमीन, हवा और पानी तीनों के मैमल्स कवर कर लिए। अब गियर बदलते हैं और एक यूनिक इकोसिस्टम वेटलैंड्स की तरफ चलते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, फेमस वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 65 पूछता है, इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सेलिन वेटलैंड? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। ये सवाल भारत के प्रमुख वेटलैंड्स पर आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट, इनलैंड और सेलिन, मतलब सबसे बड़ा, समुद्र तट से दूर और खारे पानी वाला। चलिए स्टेट्स को देखते हैं। ए गुजरात, यहाँ रन ऑफ कच्छ है जो बहुत बड़ा है और खारा भी, पर क्या वो पूरी तरह इनलैंड है? नहीं, उसे कोस्टल सॉल्ट मार्श कहना ज्यादा सही होगा, वो तट के बहुत करीब है। अब बी हरियाणा और सी मध्य प्रदेश। इन दोनों राज्यों में बड़े सेलिन वेटलैंड्स तो नहीं है। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है पर वो फ्रेश वाटर है। सही। अब बचा राजस्थान। राजस्थान में है सांभर लेक। सांभर लेक भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है। ये एक विशाल खारे पानी का वेटलैंड है जो महाद्वीप के अंदर स्थित है। और ये एक रामसर साइट भी है ना? बिल्कुल, तो ये डिस्क्रिप्शन पे एकदम फिट बैठता है। जवाब है डी राजस्थान। सांभर लेक हजारों माइग्रेटरी पक्षियों, खासकर फ्लेमिंगोज के लिए एक बहुत जरूरी जगह है। इसका मेमोरी हैक सिंपल है। जब आप राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो रेगिस्तान और नमक की याद आती है। बस सॉल्ट और राजस्थान को जोड़ दीजिए। सांभर लेक इज इक्वल टू राजस्थान का नमकीन गहना। इन शॉर्ट, राजस्थान में सांभर लेक भारत का सबसे बड़ा इनलैंड सलाइन वेटलैंड है। ये एक की ज्योग्राफिकल फैक्ट है। परफेक्ट। अब राजस्थान के नमकीन वेटलैंड से चलिए हिमालय के ठंडे जंगलों की ओर चलते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। 2007 का सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. In India, red panda is naturally found in the western Himalayas only. 2. In India, slow loris lives in the dense forests of the northeast. Which of the statements given above are correct? ये सवाल दो बहुत ही यूनिक जानवरों के स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि वो पहाड़ों में रहते हैं, आपको ये जानना होगा कि कहाँ रहते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1. In India, red panda is naturally found in the western Himalayas only. यहाँ ओनली शब्द पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और ये स्टेटमेंट डबल गलत है। पहली बात, रेड पैंडाज ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं, वेस्टर्न में नहीं। वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। अच्छा, हिमाचल या उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2। In India, slow loris lives in the dense forests of the northeast. ये स्टेटमेंट सही है। स्लो लॉरिस एक छोटा, रात में जागने वाला प्राइमेट है। भारत में इसका हैबिटेट नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों तक ही सीमित है। तो लॉजिक सिंपल है, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। हाँ, तो इसका जवाब है बी, 2 ओनली। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि यूपीएससी कैसे ओनली जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स और स्पेसिफिक ज्योग्राफी का इस्तेमाल करके ट्रैप्स बनाता है। मेमोरी हैक के लिए भारत का एक नक्शा इमेजिन कीजिए। प्यारे से रेड पैंडा को ईस्ट में सिक्किम, अरुणाचल रखिए और स्लो लॉरिस को नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में धीरे धीरे चलते हुए इमेजिन कीजिए। इन शॉर्ट, रेड पैंडा ईस्टर्न हिमालयस, स्लो लॉरिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ज्योग्राफी एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए। फैंटास्टिक। अब एक और लोकेशन बेस्ड सवाल जो काफी डायरेक्ट है। ब्रॉड माइक्रो थीम, लोकेशन ऑफ नेशनल पार्क्स। क्वेश्चन 67 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन? ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बी दंडेली सैंक्चुरी, सी राजाजी नेशनल पार्क, डी इंद्रावती नेशनल पार्क। ये एक सीधा साधा ज्योग्राफी का सवाल है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बस्तर रीजन किस राज्य में है। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध आदिवासी क्षेत्र है। अच्छा, तो हमें बस ये देखना है कि इन पार्क्स में से कौन सा छत्तीसगढ़ में है। हाँ, और स्पेसिफिकली बस्तर में। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये अपनी टाइगर डेंसिटी के लिए मशहूर है और मध्य प्रदेश में है। बी दंडेली सैंक्चुरी, ये कर्नाटक में है। सी राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियों में है। तो बचा डी इंद्रावती नेशनल पार्क। बिल्कुल, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में स्थित है। इसका नाम इंद्रावती नदी पर रखा गया है जो इसके बीच से बहती है। तो सही जवाब है डी। इसका मेमोरी हैक बनाते हैं। इंद्रावती नाम में एक शक्ति है, जैसे कोई देवी या नदी जो बस्तर के आदिवासी इलाके से बह रही हो। तो इंद्रावती को बस्तर छत्तीसगढ़ से जोड़ दीजिए। इन शॉर्ट, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है। सिंपल लोकेशन फैक्ट। ग्रेट। अब एक मैच द फॉलोइंग सवाल करते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, मैचिंग प्रोटेक्टेड एरियाज विद लोकेशंस। क्वेश्चन 68 एक मैचिंग क्वेश्चन। लिस्ट आई में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है। ए चंद्रप्रभा, बी करेरा, सी जैसमंद, डी नाहरगढ़। और लिस्ट 2 में नियर बाई टाउन्स है। 1 जयपुर, 2 झांसी, 3 आगरा, 4 वाराणसी, 5 उदयपुर। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पास का शहर पूछा गया है। चलिए एक एक करके मैच करते हैं। ठीक है। ए चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है जो वाराणसी के बहुत करीब है। तो ए का मैच हुआ 4 से। सही। बी करेरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है जो भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के काफी करीब है। तो बी का मैच हुआ 2 से। अब सी जयसमंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है, जयसमंद झील के चारों ओर। तो सी का मैच हुआ 5 से। बिल्कुल। और आखिर में डी नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये तो आसान है। ये नाहरगढ़ किले का हिस्सा है जो जयपुर के बाहरी इलाके में है। तो डी का मैच हुआ 1 से। तो कॉम्बिनेशन बना A4 B2 C5 D1। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन ऑप्शन बी में है। देखिए, अगर आपको सारे नहीं भी पता तो जो पता है उससे शुरू करें। जैसे अगर आपको सिर्फ ये पता है कि नाहरगढ़ जयपुर के पास है D1, तो आप ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। मेमोरी हैक्स के लिए एसोसिएशंस बना सकते हैं। नाहरगढ़ किला जयपुर में है, जैसमंद झील झीलों के शहर उदयपुर में है, और चंद्रप्रभा चांद की चमक का एक आध्यात्मिक एहसास है, जैसे पवित्र शहर वाराणसी का।
इन शॉर्ट, मैचिंग क्वेश्चंस के लिए प्रिसाइज लोकेशन नॉलेज जरूरी है। एक्सेलेंट। अब ज्योग्राफी से पॉलिसी की तरफ चलते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन 69 पॉलिसी पर है। Consider the following statements. Consider the following statements. 1. The forest cover in India constitutes around 20% of its geographical area. Out of the total forest cover, dense forest constitutes around 40%. Consider the following statements. 2. The National Forestry Action Program aims at bringing 1/3 of the area of India under tree forest cover. Consider the following statements. Which of these statements given above is correct? ये सवाल ट्रिकी है क्योंकि इसमें डेटा है जो समय के साथ बदलता है और पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव भी है। ध्यान रहे, ये सवाल 2005 का है। चलिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं। The forest cover in India constitutes around 20%. उस समय के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से फॉरेस्ट एंट्री कवर लगभग 23-24% था, तो 20% का आंकड़ा बहुत प्रिसाइज नहीं है। सही। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा रिस्की होते हैं। एग्जामिनर ने इस स्टेटमेंट को गलत माना था। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया अंडर ट्री फॉरेस्ट कवर। ये 1/3 वाला आंकड़ा तो बहुत सुना हुआ है। हाँ, क्योंकि भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 का ये कॉर्नरस्टोन है कि देश का 1/3 या 33% हिस्सा जंगल और पेड़ों के नीचे होना चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम इसी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को लागू करने के लिए बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। हाँ, एग्जामिनर ने इसे सही माना था। सबसे जरूरी टेकअवे वो 33% का आंकड़ा है। तो स्टेटमेंट 1 गलत और 2 सही। इसका मतलब जवाब है बी, ओनली 2। इसके लिए मेमोरी हैक। 33% नंबर याद रखिए। जैसे एग्जाम में पासिंग मार्क्स होते हैं, भारत को अपना एनवायरमेंट का एग्जाम कम से कम 33% फॉरेस्ट कवर के साथ पास करना है। इन शॉर्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य 33% वन क्षेत्र का है। एक्सीलेंट। अगला सवाल भी इसी तरह के नेशनल लेवल डेजिग्नेशंस पर है। ब्रॉड माइक्रो थीम, आइडेंटिफाइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्वेश्चन 70 एक स्पॉट द ऑड वन आउट जैसा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व? ए अगस्त्यमलाई, बी नल्लामलाई, सी नीलगिरी, डी पंचमढ़ी। ये डायरेक्ट रिकॉल का सवाल है। आपको भारत के डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट पता होनी चाहिए। चलिए लिस्ट चेक करते हैं। ए अगस्त्यमलाई, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्टर्न घाट्स में। हाँ। नीलगिरी, ये तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में बना। और पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है और ये भी लिस्ट में है। तो बचा बी नल्लामलाई। बिल्कुल। नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत है। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन नल्लामलाई खुद एक डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो सही जवाब है बी नल्लामलाई। हाँ, इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है भारत के नक्शे पर सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को मार्क करना। जब आप उन्हें विजुअली देखेंगे तो वो बेहतर याद रहेंगे। इन शॉर्ट, आपको भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की ऑफिशियल लिस्ट पता होनी चाहिए। नल्लामलाई एक पहाड़ी श्रृंखला है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। गॉट इट। चलिए अगला सवाल फिर से मैचिंग का है। ब्रॉड माइक्रो थीम, मैचिंग प्रोटेक्टेड एरियाज विद स्टेट्स। क्वेश्चन 71 एक और मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में है ए बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी कांगे घाट नेशनल पार्क, सी ओरांग सेंचुरी, डी उशकोथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लिस्ट 2 में स्टेट्स हैं 1 ओडिशा, 2 असम, 3 छत्तीसगढ़, 4 गोवा, 5 त्रिपुरा। चलिए आपकी ज्योग्राफिकल मैपिंग स्किल्स को फिर से टेस्ट करते हैं। ठीक है। ए बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोवा का एक छोटा पर बहुत पॉपुलर सेंचुरी है, तो ए का मैच हुआ 4 से। सही। बी कांगे घाट नेशनल पार्क, इसे कांगे वैली नेशनल पार्क भी कहते हैं और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है, तो बी का मैच हुआ 3 से। सी ओरांग सेंचुरी, ये अब ओरांग नेशनल पार्क है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसे मिनी काजीरंगा भी कहते हैं, तो सी का मैच हुआ 2 से। तो आखिर में डी उशकोथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ओडिशा के संबलपुर जिले में है, तो डी का मैच हुआ 1 से। तो हमारा कॉम्बिनेशन है A4, B3, C2, D1। हाँ, और ये ऑप्शन ए में है। फिर से, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि ओरंग असम में है, C2, तो आप 2 ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे आपके सही होने के चांस 50-50 हो जाते हैं। मेमोरी हैक्स के लिए कुछ अजीब एसोसिएशंस बनाते हैं। गोवा के लोगों ने एक बॉन्ड बनाया, बॉन्डला। असम के ओरेंगुटैन्स, ओरंग। छत्तीसगढ़ के कैंगरूज, कैंगर। इन शॉर्ट, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। मेजर नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के राज्य जानना बहुत जरूरी है। ऑसम। अब लोकेशन से कंजर्वेशन स्टेटस पर चलते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज। 2003 का सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया। 1 crocodile, 2 elephant. Which of these is our endangered species? ये सवाल ट्रिकी है। पहला, एंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। दूसरा, भारत में मगरमच्छ की कई प्रजातियां हैं। चलिए देखते हैं। 1 crocodile. भारत में 3 तरह के क्रोकोडिलियंस हैं, घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। हाँ, और उनमें से घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और मगर वल्नरेबल है। तो जब क्रोकोडाइल शब्द का इस्तेमाल होता है तो ये माना जा सकता है कि वो एक थ्रेटेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। और 2 elephant. भारत में जो हाथी मिलता है वो एशियन एलिफेंट है और इसका ऑफिशियल IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। इसका मुख्य कारण हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है। तो एशियन एलिफेंट तो पक्का एंडेंजर्ड है और क्रोकोडाइल में भी थ्रेटेंड स्पीशीज है, तो क्या दोनों को एंडेंजर्ड माना जाएगा? हाँ, एग्जामिनर का इंटेंट यही लगता है। जब एक जनरल टर्म इस्तेमाल हो और उसके तहत कोई स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो तो उसे गिना जाता है। तो जवाब है सी, बोथ 1 और 2। मेमोरी हैक। इमेजिन कीजिए एक हाथी जिसके कान पे बड़ा सा EN एंडेंजर्ड का टैग लगा है और उसके बगल में एक घड़ियाल है जिसके लंबे स्नाउट पर CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड का टैग है। इन शॉर्ट, प्रमुख भारतीय प्रजातियों का IUCN स्टेटस जाने। एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड है और घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड। परफेक्ट। अब एक और मैचिंग क्वेश्चन, पर इस बार साइंटिफिक ट्विस्ट के साथ। ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंटिफिक नेम्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन 73 बायोलॉजी नॉलेज का टेस्ट है। लिस्ट आई में है ए एशियाटिक वाइल्ड एस, बी बैरसिंगा, सी चिंकारा, डी नीलगाय। और लिस्ट 2 में साइंटिफिक नेम्स हैं
1. Bossilophagus trachocamelus. 2. Cervus duocile. 3. Equus hemionus. 4. Gazella benetti. साइंटिफिक नेम्स डरावने लग सकते हैं पर अक्सर नामों में ही क्लू छिपा होता है। चलिए ढूंढते हैं। ए. एशियाटिक वाइल्ड एस। एस घोड़े के परिवार का है जिसका जीनस होता है इक्वस, तो ए का मैच हुआ 3. Equus hemionus. बिल्कुल। बी बारहसिंगा, इसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं। डियर का जीनस अक्सर सर्विस होता है, तो बी का मैच हुआ 2. सर्विस डुआउसिली। सी. चिंकारा, इसे इंडियन गजेल भी कहते हैं और लिस्ट 2 में गाजेला बेनेटी है, तो ये तो डायरेक्ट मैच है। सी का मैच 4 से हुआ। सही। और आखिर में बचा डी, नीलगाय। इसे ब्लू बुल भी कहते हैं। इसका मैच हुआ 1. बॉसिलाफस ट्रागोकैमेलस से। इसमें बॉस का मतलब कैटल या बुल से होता है। तो कॉम्बिनेशन है A3, B2, C4, D1, जो कि ऑप्शन बी है। मेमोरी हैक के लिए नामों को तोड़िए। एक्वस फॉर हैस, सर्विस फॉर डियर, गजेला फॉर गजेल और बॉसिलाफस में बॉस फॉर बुल, नीलगाय। इन शॉर्ट, कुछ प्रमुख भारतीय जानवरों के साइंटिफिक नेम्स याद करने से आसान मार्क्स मिल सकते हैं। फैंटास्टिक। अब जमीन से समुद्र की ओर चलते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, फर्स्ट्स इन कंजर्वेशन। क्वेश्चन 74 एक माइलस्टोन के बारे में है। द फर्स्ट मरीन सैंक्चुरी इन इंडिया विद कोरल रीफ्स, मोलस्क्स, डॉल्फिन्स, टॉर्टोइजेस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सी बर्ड्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन ए. सुंदरबंस, बी. चिलिका लेक, सी. गल्फ ऑफ कच्छ, डी. लक्षद्वीप। सवाल भारत के पहले मरीन सेंचुरी के बारे में है, जिसे बाद में मरीन नेशनल पार्क बनाया गया। ये एक लैंडमार्क फैक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। ए. सुंदरबंस और बी. चिलिका लेक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पर पहले मरीन नेशनल पार्क नहीं है। डी. लक्षद्वीप में शानदार कोरल एटॉल्स हैं, पर वहां प्रोटेक्टेड एरियाज बाद में बने। तो बचा सी, गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात की गल्फ ऑफ कच्छ में मरीन नेशनल पार्क 1982 में स्थापित हुआ था। ये 42 द्वीपों का एक समूह है और ये भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क होने का गौरव रखता है। तो सही जवाब है सी. गल्फ ऑफ कच्छ। हाँ, मेमोरी हैक। सोचिए, कुछ सुना कम्स क्लच। भारत में मरीन नेशनल पार्क का आइडिया सबसे पहले क्लच करने वाला कच्छी था। फर्स्ट क्लच इक्वल्स टू गल्फ ऑफ कच्छ। इन शॉर्ट, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क 1982 में गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में स्थापित किया गया था। एग्जैक्टली। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। लगता है यूपीएससी को ये नंबर बहुत पसंद है। ब्रॉड माइक्रो थीम, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गोल। क्वेश्चन 75 में वही जरूरी नंबर पूछा गया है। द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज ए. 25%, बी. 33%, सी. 43%, डी. 53%। देखिए, ये दिखाता है कि कुछ तथ्य कितने जरूरी होते हैं। ये सवाल बार बार आते हैं। हमने अभी क्वेश्चन 69 में इसकी बात की थी। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में है। एग्जैक्टली। और वो लक्ष्य है कि देश का कम से कम 1/3 हिस्सा जंगल और पेड़ों से ढका हो। और 1/3 का मतलब है 33.33%। तो सबसे करीब और सही ऑप्शन है बी, 33%। याद रखिए, पहाड़ी इलाकों के लिए ये लक्ष्य 2/3 लगभग 66-67% है। तो पासिंग मार्क्स वाला मेमोरी हैक यहाँ भी काम आ गया। इन शॉर्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के अनुसार राष्ट्रीय वन क्षेत्र का लक्ष्य 33% है। इसे एकदम याद कर लीजिए। वंडरफुल। अब इकोलॉजी की दुनिया की एक क्लासिक और थोड़ी दुखद कहानी पर चलते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, को एक्सटिंक्शन एंड स्पीशीज इंटरडिपेंडेंस। क्वेश्चन 76 एक कहानी बताता है। A tree species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of a fruit-eating bird. Which one of the following was that bird? A. Dove, B. Dodo, C. Condor, D. Skua. ये को एक्सटिंक्शन नाम के कॉन्सेप्ट का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये एक डोमिनो इफेक्ट है, जब एक प्रजाति के विलुप्त होने से दूसरी प्रजाति जो पूरी तरह उस पर निर्भर थी भी विलुप्त हो जाती है। और ये कहानी मॉरिशस की है। वहाँ टम्बलाकोक नाम के एक पेड़ था जिसे डोडो ट्री भी कहते हैं। उसके बीज का छिलका बहुत सख्त था। हाँ, और वो बीज तभी उग सकता था जब वो एक बड़े पक्षी के डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरे। उस पक्षी का गिजर्ड बीज के छिलके को कमजोर कर देता था और वो पक्षी था डोडो। डोडो, जो मॉरिशस का एक बड़ा फ्लाइटलेस बर्ड था। हाँ, जिसे 17वीं सदी के अंत में इंसानों ने शिकार करके विलुप्त कर दिया। जब डोडो खत्म हो गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि डोडो ट्री के नए पौधे उगने बंद हो गए। ये कहानी दिखाती है कि प्रजातियां एक दूसरे पर कितनी निर्भर हैं। मेमोरी हैक, डोडो और डोडो ट्री की दोस्ती की कहानी याद रखिए। एक दोस्त गया तो दूसरा ट्री भी अकेले जीने नहीं पाया। इन शॉर्ट, मॉरिशस के डोडो का विलुप्त होना को एक्सटेंशन का क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से डोडो ट्री का पतन हुआ जो बीज अंकुरण के लिए उस पर निर्भर था। बहुत पावरफुल लेसन है। चलिए अब एक असर्शन रीजनिंग सवाल पर चलते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोलॉजिकल रोल ऑफ मैंग्रोव्स। क्वेश्चन 77 एक असर्शन और रीजन सवाल है। Mangroves are very specialized forest ecosystems of tropical and subtropical regions bordering certain seacoasts. They stabilize the shoreline and act as a bulwark against encroachments by the sea. देखिए, ऐसे सवालों के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला, क्या ए सही है? दूसरा, क्या आर सही है? और तीसरा, अगर दोनों सही हैं तो क्या आर ए को सही एक्सप्लेन करता है? ठीक है। असर्शन ए, मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। ये तो एक परफेक्ट डेफिनेशन है। मैंग्रोव्स में खारे पानी में जीवित रहने के लिए स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं। तो ए सही है। अब रीजन आर, दिस स्टेबलाइज द शोरलाइन, ये भी बिल्कुल सही है। मैंग्रोव्स की घनी जड़ें तट को कटाव और सुनामी जैसी आपदाओं से बचाती हैं, तो आर भी सही है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आर ए को एक्सप्लेन करता है? ए बता रहा है कि मैंग्रोव्स क्या है और कहाँ है। आर बता रहा है कि उनका काम क्या है। एग्जैक्टली, आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आर ए में बताए गए स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम का एक नतीजा है, उसका कारण नहीं। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जवाब हुआ ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेमोरी हैक,
सोचिए, असर्शन ए मैंग्रोव का रिज्यूमे है, वो क्या है, कहाँ रहता है। रीजन आर उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो तट के लिए क्या करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन रिज्यूमे की वजह से है, रिज्यूमे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन शॉर्ट, AR सवालों में हमेशा क्यों की लगाकर देखें। यहाँ A और R दोनों सही हैं, पर R A का फंक्शन बताता है, उसकी डेफिनेशन का कारण नहीं। ग्रेट ब्रेकडाउन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, जो फिर से नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पर है। ब्रॉड माइक्रो थीम, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन 78 पूछता है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 में क्या-क्या शामिल है। ऑप्शंस है 1. अफॉरेस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, 2. reforestation and replantation in existing forests, 3. encouraging wood substitutes and supplying other types of fuel, 4. promotion of the wide use of insecticides and pesticides. ये सवाल 1988 की पॉलिसी की आत्मा को समझने के बारे में है। वो पॉलिसी रेवेन्यू से हटकर कंजर्वेशन और स्थानीय समुदायों की जरूरतों पर फोकस करने लगी थी। तो इस फिलॉसफी से ऑप्शंस चेक करते हैं। 1. एफॉरेस्टेशन ऑन वेस्टलैंड्स, ये तो जरूर होगा, ग्रीन कवर बढ़ाना मुख्य लक्ष्य था। 2. reforestation in existing forests, हाँ, मौजूदा जंगलों को भी बेहतर बनाना था। 3. encouraging wood substitutes, ये भी सही है, इससे जंगलों पर दबाव कम होता। अब चौथा पॉइंट देखिए, 4. प्रमोशन ऑफ द वाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये ट्रैप है। 1988 की पॉलिसी इकोलॉजिकल बैलेंस पर जोर देती है, केमिकल्स का वाइड यूज प्रमोट करना इसके खिलाफ है। अच्छा, तो ये पॉलिसी के स्पिरिट के खिलाफ है। बिल्कुल, पॉलिसी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसे तरीकों को बढ़ावा देगी, न कि केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल को। तो स्टेटमेंट 4 गलत है। तो 1, 2 और 3 सही है, जिसका मतलब है ऑप्शन ए। मेमोरी हैक। 1988 की पॉलिसी को जंगलों का डॉक्टर समझिए। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, 1. खाली जमीन पर नए पेड़ लगाओ, 2. बीमार पेड़ों का इलाज करो, 3. मरीज का तनाव कम करने के लिए विकल्प दो। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर कभी भी बहुत ज्यादा केमिकल दवाइयां नहीं देगा। इन शॉर्ट, 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी कंजर्वेशन ओरिएंटेड है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस पर फोकस करती है, ना कि वाइड स्प्रेड केमिकल यूज पर। फैंटास्टिक। अब अगले सवाल पर चलते हैं, जो इन इकोसिस्टम्स पर खतरों के बारे में है। ब्रॉड माइक्रो थीम, थ्रेट्स टू कोस्टल इकोसिस्टम्स। क्वेश्चन 79 में एक कोट दिया गया है, जिसमें मैंग्रोव्स के विनाश, अवैध कटाई, पोचिंग और आदिवासियों द्वारा लॉगिंग जैसी समस्याओं का जिक्र है, और पूछा है कि ये कोटेशन किस जगह को रेफर कर रहा है। ए. सुंदरबंस, बी. केरला कोस्ट, सी. ओडिशा कोस्ट, डी. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये एक इन्फरेंशियल क्वेश्चन है। हमें कोर्ट में दी गई समस्याओं को एनालाइज करना है और देखना है कि कौन सी जगह सबसे ज्यादा फिट बैठती है। कीवर्ड्स हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स, इलीगल लॉगिंग, पोचिंग और ट्राइबल्स। देखिए, ये समस्याएं कई जगहों पर हो सकती हैं, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन, खासकर मैसिव मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन और पोचिंग, जिससे तुरंत रॉयल बंगाल टाइगर का ख्याल आता है, सबसे ज्यादा सुंदरबंस की तरफ इशारा करता है। सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, और वहाँ ये सारी समस्याएं बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। हाँ, मानव वन्यजीव संघर्ष, संसाधनों का शोषण, ये सब वहाँ की बड़ी चुनौतियां हैं। तो सुंदरबंस सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मेमोरी हैक। जब आप भारतीय कॉन्टेक्स्ट में मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन और पोचिंग एक साथ सुने, तो आपके दिमाग में तुरंत सुंदरबंस के रॉयल बंगाल टाइगर की इमेज आनी चाहिए। इन शॉर्ट, सुंदरबंस एक ऐसा क्रिटिकल इकोसिस्टम है जहां मैंग्रोव विनाश, पोचिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी कई खतरे एक साथ मिलते हैं, जो इसे सबसे संभावित उत्तर बनाता है। ग्रेट। अब इस ब्लॉक के आखिरी सवाल पर आते हैं, जो एक बहुत ही फंडामेंटल इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर है। ब्रॉड माइक्रो थीम, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। क्वेश्चन 80 एक फंडामेंटल सवाल पूछता है, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अकर्स इन ए. टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, बी. ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट्स, सी. हेवीली पोल्यूटेड रिवर्स एंड डी. डेजर्ट्स एंड सवाना। ये सवाल इकोलॉजी के एक कोर कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है, जिसे लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ये एक ग्लोबल पैटर्न है, जिसके अनुसार बायोडाइवर्सिटी यानी प्रजातियों की संख्या इक्वेटर यानी ट्रॉपिक्स के पास सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वो कम होती जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को ऑप्शंस पे अप्लाई करते हैं। ए. टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं, तो वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होगी। सही। डेजर्ट्स और सवानाज में पानी की कमी जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जो स्पीशीज की संख्या को लिमिट करती हैं। और सी. हेवीली पोल्यूटेड रिवर्स तो हो ही नहीं सकता, प्रदूषण तो बायोडाइवर्सिटी को खत्म करता है। तो बचा बी. ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट्स। बिल्कुल, इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। ये इक्वेटर के पास होते हैं, जहां साल भर ज्यादा धूप, गर्मी और बारिश होती है। ये स्टेबल और एनर्जी रिच कंडीशंस जीवन की अविश्वसनीय विविधता को सपोर्ट करती हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा प्रजातियां इन्हीं जंगलों में रहती हैं ना। हाँ, अमेज़न, कॉन्गो बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट्स इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। मेमोरी हैक। ट्रॉपिक्स को लाइफ के लिए एक 24/7 ऑल यू कैन ईट 5 स्टार बफे की तरह सोचें। हमेशा धूप, एनर्जी, हमेशा पानी, हमेशा गर्मी, इसलिए ज्यादा कस्टमर्स स्पीशीज आते हैं और रहते हैं। इन शॉर्ट, बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा होती है। इस पैटर्न को लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट कहते हैं। वाह, ये एक जबरदस्त ब्लॉक था। अब हम सीधे क्वेश्चन 185 पर जंप कर रहे हैं, जो